अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे DCF मैथड्स पे डिस्कशन चल रही थी और कल हमने टैक्सेशन इन DCF उससे डील करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन देखी थी और फिर ये कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन थे जिनमें इलस्ट्रेशन 39 एंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 कोहार्ट लिमिटेड विंटर 9 का क्वेश्चन था। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, किसी कैलकुलेशन में आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो? अच्छा जी, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन और है हमारे पास, उसके बाद फिर हम आगे नए टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। एंड दैट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 80 और 40, इट इज ऑन पेज 49। ये जी क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 40 बजूका लिमिटेड का। इसकी रिक्वायरमेंट है prepare calculation with explanation showing whether BL should undertake production of alpha. Calculation with explanation whether it should undertake alpha. Feasibility है प्रोडक्शन की, अल्फा की प्रोडक्शन हम स्टार्ट करें या ना करें। Let's read the data. Bazooka Limited BL is developing a new product, the alpha, to replace an established product, beta, which the company has marketed successfully for a number of years. Production of beta will cease in 1 year, whether or not alpha is manufactured. BL has recently spent 75,000 on research and development relating to alpha. Production of alpha can start in 1 year's time. Demand for alpha is expected to be 5,000 units per annum for the first 3 years of production and 2,500 per annum for the subsequent 2 years. The product's total life is expected to be 5 years. सेलिंग प्राइस रुपीज़ में, डाटा में गिवन है पर यूनिट, मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल, लेबर नोट नंबर 1 पढ़ेंगे इसको हम, मशीन डेप्रिसिएशन नोट नंबर 2 इसको भी देखेंगे, अदर ओवरहेड नोट नंबर 3 ये भी पढ़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट 35.5 है, लॉस पर यूनिट निकाला हुआ जी कंपनी ने 0.5 का, जिसकी हमें फिजिबिलिटी करने को कहा है। सो कहानी यहाँ तक क्या है, कंपनी एक प्रोडक्ट बीटा बना रही है, काफ़ी सालों से बना रही है, लास्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में वो एंटर होगी, 1 साल बाद दैट हैज़ टू बी डिसकंटिन्यूड। प्रपोजल क्या है कि 1 साल बाद जब बीटा डिसकंटिन्यू हो, शुड वी इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ अल्फा। साल बाद जब बीटा बंद हो जाएगी, साल बाद क्या हमें अल्फा की प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, और ये उसका उसने हमने डाटा शेयर किया है। ईच अल्फा रिक्वायर्स, नोट नंबर 1 जी लेबर का है ये, ईच अल्फा रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ लेबर पेड ₹3 पर आवर एट करंट प्राइस। तो ये 6 रुपये की वर्किंग उसने बता दी कैसे बनी हुई है, 2 घंटे 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए, ये करंट प्राइस टर्म में है। द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अल्फा कंप्राइजेज 6 एम्प्लॉइज हु आर एट प्रेजेंट एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस बीटा। इफ द अल्फा इज नॉट प्रोड्यूस्ड, दीज एम्प्लॉइज विल बी मेड redundant when production of beta ceases. If alpha is produced, 3 of the employees will be made redundant at the end of 3rd year of its life when the demand halves. अल्फा की डिमांड सुनी थी ना ऊपर, पहले 3 साल 5,000, आखिरी 2 साल 2,500। तो उसने कहा 3 साल जब पूरे हो जाएंगे ना अल्फा की प्रोडक्शन के, तो फिर 6 बंदे नहीं चाहिए होंगे, फिर 3 चाहिए होंगे। तो बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू फाइंड वर्क फॉर द रिमेनिंग 3 एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द अल्फाज 5-year लाइफ। एनी एम्प्लॉय हु इज मेड रिडंडेंट विल रिसीव अ रिडंडेंसी पेमेंट इक्वल टू 1,000 आवर्स वेज बेस्ड ऑन द मोस्ट रीसेंट वेज रेट एट द टाइम ऑफ रिडंडेंसी। जब बंदे फारग करने हैं 1000 घंटे की तनख्वाह देकर फारग करते हैं बेस्ड ऑन मोस्ट रीसेंट वेज रेट। ये जी नोट नंबर 1 हो गया लेबर का। आगे कैश फ्लोज बनाएंगे, इसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे कैसे वैल्यूज सर्टेन करनी है इसमें से। नोट नंबर 2 है मशीन डेप्रिसिएशन एंड ओवरऑल 12 रुपए 50 पैसे पर यूनिट जो बनाया है, ये कहां से आया। अ स्पेशल मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अल्फा। इट विल बी परचेज्ड इन 1 year's टाइम जस्ट बिफोर द प्रोडक्शन बिगिंस। द करंट प्राइस ऑफ द मशीन इज 190,000. It is expected to last for 5 years, after which it will be disposed of and to have no scrap value or resale value at the end of that time. A major overhaul of machine will be necessary at the end of the 2nd year of its life. Machine के 2 साल खत्म होंगे, at the end of 2nd year major overhaul होगा. At current prices, the overhaul will cost 60,000. As the machine will not produce the same quantity of alpha each year, the directors of BL have decided to spread its original cost and cost of overall equally between all alpha expected to be produced.
दैट इज 20,000 यूनिट्स। 5 सालों में 20,000 यूनिट्स अल्फा के बनने हैं, 3 साल में 5 6 15, 2 सालों में 2.5 × 2 5। तो उसने कहा जी हम 20,000 यूनिट में कॉस्ट को तकसीम करेंगे। कैसे तकसीम करेंगे? 1,90,000 की मशीन खरीदी, 60,000 का ओवरऑल कराया और टोटल कॉस्ट को 20,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर दो। ये 12.5 की कैलकुलेशन उसने शेयर कर लिया आपसे। ये 12.5 कहां से आया है, ये ठीक है गलत है, वो बात की बात है। उसने कहा जी इसकी बेसिस ये डाटा है। फिर है जी नोट नंबर 3 अदर ओवरहेड्स के बारे में। नोर पे पर यूनिट। अदर ओवरहेड्स एट करंट प्राइसेस comprise variable overheads of 4 per unit and head office fixed cost of 5 per unit, recovered on the basis of labor time. All wage rate are expected to increase at an annual compound rate of 15%. Selling price per unit and all costs other than labor are expected to increase in line with RPI. The index is expected to increase in future at an average compound rate of 10. सो वेज ने बढ़ना है 15% से, सेलिंग प्राइस और बाकी कॉस्ट ने बढ़ना है 10% से। कॉर्पोरेशन टैक्स 35% और नेट इनकम इज पेएबल इन फुल 1 ईयर आफ्टर द इनकम राइजेस, मतलब एरियर में है। 25% टैक्स डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द मशीन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। बीएल हैज द मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेट ऑफ टैक्स ऑफ 20%। फिलहाल इस नेट ऑफ टैक्स के वर्ड को हमने चूंकि डिस्कस नहीं किया, इसको आप इग्नोर ही रहने दें, आगे चल के हमने पढ़ना है, इस पर बात कर लेंगे। फिलहाल आपके लिए मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%, आप इसको इतना ही पढ़िए। ये नेट ऑफ टैक्स का वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया में इस पर हम काम कर लेंगे। फिलहाल इग्नोर इट। अज्यूम ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट विल अराइज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट एंड ऑल प्राइसेस विल चेंज एनुअली। अच्छा जी, ये होगी जी कहानी पूरी इस प्रोजेक्ट की। अब इस प्रोजेक्ट का हम अगर जरा लेआउट डिसाइड करें, किस लेआउट में हम इसको हैंडल करेंगे। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है? 5 साल टैक्सेस एरिया में। नॉर्मल प्रोजेक्ट हमारा शुरू होता है 0 में इन्वेस्टमेंट, 1 से 5 तक प्रोजेक्ट चलता, एरिया का मतलब 6। बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, दिस इज अ डिलेड प्रोजेक्ट। इसमें मशीनरी, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट हम 0 में लेते हैं अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, तो यहां पे तो अदरवाइज स्टेटमेंट आ गई ना। उसने कहा जी आपने साल बाद इन्वेस्टमेंट करनी, आज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी 0 में, आपने इन्वेस्टमेंट साल बाद करनी है जब आपकी बीटा की प्रोडक्शन बंद होगी और अल्फा आपने शुरू करनी है प्रोडक्शन जस्ट बिफोर अल्फा प्रोडक्शन बिगिंस। इसी तरह का जुमला को हमने पढ़ा अभी। तो इसका मतलब हमें 0 चाहिए ही नहीं फिलहाल, तो हमें तो पहला कॉलम 1 का चाहिए, वहां से लाइफ शुरू होगी। 0 से 5 होते और फिर एरिया में जाते तो हम 0 से 6 तक जाते, यहां पे 1 साल डिले हो गया तो 1 से 7 तक। ठीक है, तो हमारे कॉलम जो बनेंगे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज के वो 1 से 7 तक हैं। तो हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं फॉर्मेट, साथ साथ डिस्कशन को एक्सपेंड करते जाएंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 40 की बात कर रहे हैं। जी बेटा, हम पीवी निकालेंगे, 0 ही भी लाएंगे, बट कैश फ्लोज तो जैसे फोरकास्ट है वैसे ही लेंगे ना। तो हमारे कैश फ्लोज की फोरकास्ट है 1 से 7 तक के, और वैल्यूज हमें जो गिवन है 100,000 में है, तो ये 100,000 में ही हम लेके चलेंगे, रुपीज़ में ही लेके चलेंगे। कोई मिलियन में फिगर होती तो हम राउंड ऑफ करने की तरफ चलते। तो जनाब ये 0 तो नहीं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम वैल्यूज रुपीज में ही फीड करेंगे। यहां पे हमारी पहली आइटम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यहां पे। इसके बाद मुझे लगता है हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे एंड देन वी विल हैव टैक्सेशन। हम तमाम आइटम्स नॉमिनल, इस सवाल को नॉमिनल अप्रोच से हम हल करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंपनीज पेइंग टैक्सेस। ठीक है, तो हम नॉमिनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो एनीवेज टैक्सेशन है। यहां पे हम लेंगे नेट कैश फ्लोज, इसके बाद इसको डिस्काउंट करेंगे मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 20%। फिर हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू और देन वी विल हैव नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, अगर मैंने पहले आपसे जिक्र नहीं किया हुआ तो याद रखिए, कोशिश किया करें एक एक लाइन छोड़ के लिखा करें ताकि वर्किंग हम स्मार्टली यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम मनी अप्रोच से चलने जा रहे हैं। हमने मशीनरी खरीदनी है साल बाद, कितने की आएगी? कितने की आएगी? आज के हिसाब से 1,90,000 है करंट प्राइस ऑफ द मशीन। नोट नंबर 2 पढ़ो,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करंट प्राइस ऑफ द मशीन इज 190,000, कैश फ्लो बेसिस पे चल रहे हो, हमने ये खरीदनी है साल बाद, तो हमें 190 की तो नहीं मिलेगी ना, हमें तो मिलेगी 190,000 में एक साल की इन्फ्लेशन डाल के, ऐसे ही है, एक साल की इन्फ्लेशन डाल के कितने की मिलेगी हमें जी? 2,09,000। हमें मिलेगी मशीनरी साल बाद 2,09,000 की। नॉमिनल अप्रोच से हम सवाल हल कर रहे हैं। आज हमें मशीन 190 की मिलती है, हमने 1 में लेनी है, तो 1 में हम रियल कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n। इसके बाद नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे 1। अच्छा, यहां पे एक चीज हम इसी नोट नंबर 2 जहां से कैपिटल एसेट उठाया हमने, वहीं से हम ओवरऑल को भी कवर कर लें। ओवरऑल कॉस्ट कैन बी कैपिटल और इट कैन बी रेवेन्यू। ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट के लिए क्वालिफाई करें, इसके लिए क्या जरूरी है? या तो मशीनरी की लाइफ बढ़ने का जिक्र हो या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का जिक्र हो, तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा यहां पे कोई जिक्र नहीं है। उसने कहा जी लाइफ 5 साल है, उस 5 साल को पूरा करने के लिए रूटीन लाइफ में एक ओवरऑल बीच में रिक्वायर्ड होगा, तो वी विल टेक इट रेवेन्यू। क्वेश्चन में अगर क्लियर हिंट नहीं है कि ये कैपिटल नेचर की आइटम है, हमारे लिए आसान अजम्पशन क्या है, हम इसको रेवेन्यू लेके चलना चाहिए। ये भी एक असूल याद रखिएगा। क्वेश्चन में अक्सर हमें एम्बिग्यूटी मिलती है कि भाई इसको क्या करें, जैसे मैंने कहा ये रेवेन्यू भी हो सकता है, ये कैपिटल भी हो सकता है। क्वेश्चन में जब क्लियर हिंट नहीं है और बात आप पे छोड़ी गई है, ऑलवेज टेक सिंपलीफाइंग अजम्पशन। अक्सर हमारे स्टूडेंट सीए की समवॉट टेंडेंसी होती है चीज को मुश्किल खुद ही बना लेते हैं, मुश्किल अजम्पशन ले लेते हैं, देन वी फेल टू हैंडल इट। तो ये द प्रिंसिपल याद रखिए, क्वेश्चन क्लियर है तो जैसे क्लैरिटी है उसके मुताबिक हल कीजिए। क्वेश्चन अनक्लियर है, अजम्पशन चाहिए, हमेशा सिंपल अजम्पशन, सिंपलीफाइंग अजम्पशन लेनी है। तो यहां पे हमें कहते हैं क्वेश्चन ओवरऑल के बारे में हम कह सकते हैं एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है कि ये कैपिटल नेचर की है, हमें ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा ये कैपिटल नेचर की है। तो जब हिंट नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू नेचर समझेंगे, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम इसको डील करेंगे। वर्किंग नंबर 1 में जाएंगे हम जी, और यहां पे हम बनाएंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। नॉर्मल 5 ईयर लाइफ का प्रोजेक्ट होता है, उसके कैश फ्लोज होते हैं 1 से 5 तक, पर ये नॉर्मल प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये तो 1 साल डिले वाला है, तो इसके तो नॉर्मल बिजनेस कैश फ्लोज 2 से 6 तक होंगे। 5 साल कारोबार ने चलने हैं तो इसके नॉर्मल कैश फ्लोज 2 से 6 तक रहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के आइटम है, एक है प्राइस जिसकी इन्फ्लेशन है 10%, दूसरी है मटेरियल एंड कंज्यूमेबल जिसकी इन्फ्लेशन है 10%, तीसरी है लेबर जिसकी इन्फ्लेशन है 15%, चौथी है ओवरहेड्स, उसकी इन्फ्लेशन भी 10% है। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट में हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में 4 आइटम्स आई हैं, उन 4 आइटम्स की इन्फ्लेशन सेम नहीं है, 4 आइटम की इन्फ्लेशन सेम नहीं है। अच्छा, यहां पे डाटा हैंडलिंग का देखिएगा, जब आपको क्वेश्चन में पर यूनिट वैल्यूज काफी ज्यादा दी जाती हैं तो हम पहले पर यूनिट वैल्यूज को नेट करके कंट्रीब्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं पहले भी काम किया था ईस्टर्न के क्वेश्चन में, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स के साथ। यहां पे भी हम यही काम करेंगे, हमें प्राइस भी पर यूनिट है, मटेरियल भी पर यूनिट है, लेबर भी पर यूनिट है, ऑल्दो नोट 1 में पर यूनिट के अलावा भी कोई कहानी है उसको भी हम डील करेंगे, लेकिन पर यूनिट भी है। फिर मशीन डेप्रिसिएशन तो वैसे ही इरेलेवेंट है, वो तो पर यूनिट नहीं है। अदर ओवरहेड्स उसमें भी वेरिएबल फिक्स दोनों हैं, तो उसमें पर यूनिट वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट ही होती है। तो हम यहां पे सबसे पहले हम पर यूनिट डाटा जो उसको हैंडल करते हैं, हम लेते हैं प्राइस पर यूनिट, इसमें से लेस करते हैं मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स, फिर इसमें से लेस करते हैं लेबर, इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल ओवरहेड। यहां से मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेल वॉल्यूम से, यहां से हमें एनुअल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और इसके बाद देखेंगे पर यूनिट के अलावा कोई वैल्यूज हैं तो उनसे कैसे डील करना है। ठीक हो गया। तो प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? प्राइस पर यूनिट, बट दिस इज रियल टर्म, हमें क्या चाहिए? मनी टर्म। तो हमारी 35 इंटू 1.1 रेज़्ड टू पावर n, n विल कॉरेस्पॉन्ड विद दिस, क्योंकि हमारी प्राइस करंट टर्म है ना, करंट का मतलब 0 पे खड़ी हुई है, करंट टर्म का मतलब, टुडेज टर्म का मतलब, रियल टर्म का मतलब 0 पे खड़ी हुई है। हमने इसको मनी टर्म में बनाना है और 2 पे लेके जाना है। पहला हमारा रेवेन्यू 2 में आना है ना, पहला रेवेन्यू हमारा 2 में आना है, तो 0 से 2 में जाना है, 2 इन्फ्लेशन डल जाएंगी। लीजिए जी, पहली प्राइस हमारी क्या आई, और ये हम डाटा 2 डेसिमल तक ले जाएंगे। पर यूनिट डाटा जो होता है इसको हम 2 डेसिमल तक जनरली लिखते हैं। तो 35 इंटू 1.1 रेज़्ड टू पावर 2, 42.35। अनदर इन्फ्लेशन
5, 9. Another inflation? 51.24. Another inflation? 56.37. Another inflation? 62. 62.00. अच्छा जी, मटीरियल एंड कंज्यूमेबल, ये भी स्ट्रेट अवे वेरिएबल कॉस्ट है 6 और इसकी इन्फ्लेशन भी 10% है, तो 6 इंटू 1.1 रेज टू पावर n। तो जनाब ये कितनी बनी पहली? 6 इंटू 1.1 रेज टू पावर 2, 7.26. 7.26. Another inflation? 7.99. 99. Another inflation? 8.78. Another inflation? 9.66. Another inflation? 10.63. अच्छा जी, लेबर में दो कंपोनेंट्स हैं। अगर हमने नोट नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें देखा, उसने कहा था एक तो 3 रुपए पर आवर के हिसाब से 2 घंटे, एक तो वो तनख्वाह है, और दूसरा रिडंडेंसी की कुछ इंप्लीकेशन है। रिडंडेंसी की इंप्लीकेशन को आप डिस्कस करेंगे जरा, क्योंकि वो पर यूनिट नहीं है ना, उसको हम यहां पे आकर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 6 रुपए पर यूनिट है, ऐसे ही है। तो 6 रुपए पर यूनिट है। बेटा ये मैंने मटेरियल कंज्यूमेबल गलत कर दिया ना, 8 था मटेरियल कंज्यूमेबल, सारा ही गलत कर दिया माशाल्लाह से, कोई बोला ही नहीं, चुप करके साहब ने कैलकुलेट कर लिया। ये तो 8 रुपए है, तो ये सारा ही हमने गलत किया। ये दोबारा काम करें जी मटेरियल वाला। 9.68, 9.68, 10.65. 10.65, 71, 12.88. 88, 14.17. 14.17। लेबर, तो लेबर की हम बात कर रहे थे जी, लेबर है हमारी 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। रिडंडेंसी को हम अलहदा डील करेंगे। सो 6 रुपीज इंटू 1.15 रेज टू पावर n। तो जनाब पहली कॉस्ट रेज टू पावर 2 के साथ आएगी। Six into 1.15 raised to power 2. 7.94. 7.94. Next. 9.12. 9.13. Next. 10.49. 10.49. Next. 12.07. Next. 13.88. 13.88। अच्छा जी, इसके बाद जो ओवरहेड का नोट है उसमें हमने क्लियरली पढ़ा कि भाई 9 रुपए पर यूनिट कैसे बने हैं। 4 रुपए वेरिएबल है, 5 रुपए हेड ऑफिस के फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट है, वो इरेलेवेंट होता है। फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी इरेलेवेंट होती है। तो 5 रुपए की तो कहानी हमने करनी नहीं, हमने तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड जो 4 पे है उससे डील करना है। और 4 इंटू 1.1 रेज टू पावर n। तो जनाब पहली कॉस्ट हमारी यहां पे आई 4.84। Another inflation 5.32. 5.32। Another inflation 5.86. जी, another inflation 6.44. लास्ट वैल्यू। 7.09. अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगेन मैथमेटिकल एफिशिएंसी के लिए। अगर ये हम यहां पे तमाम वैल्यूज की इन्फ्लेशन बराबर होती ना, तो मैं पहले कंट्रीब्यूशन निकालता, फिर एक ही दफा इन्फ्लेशन सब पे डाल देता। ठीक है, अलग-अलग इन्फ्लेशन डालने की जरूरत ना पड़ती। मसला पड़ा सिर्फ इसकी वजह से कि ये एक वैल्यू ऐसी है जिसकी इन्फ्लेशन फर्क है, इसलिए मुझे हर वैल्यू पहले अलग इन्फ्लेशन लगानी पड़ी है, फिर नेट मैं कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो ये हमने थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना है, इससे हम काम में बात कर बड़ी एफिशिएंसी ला सकते हैं, एक 2-2 मिनट हम बचा लेते हैं अगर हम सोच के चलें तो। यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेशन डिफरेंट था इसलिए हमें ऐसा चलना पड़ा। इन्फ्लेशन रेट सेम होता तो मैं पहले रियल वैल्यूज को नेट करता, फिर उसमें सब में एक ही दफा इन्फ्लेशन डाल देता, तो दैट वुड हैव बीन इक्वली गुड ट्रीटमेंट। अब जनाब हमारे पास ये मनी टर्म में तमाम प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डाटा आ गया है। यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ले सकते हैं। तो जनाब पहला कंट्रीब्यूशन 19.89, दूसरा जी 21.49, तीसरा 20.95, नेक्स्ट वन 24.98, and the last one 24.86. लीजिए जी, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। अब हमें एनुअल वॉल्यूम चाहिए यूनिट्स में। हमें उसने बताया हुआ कि पहले 3 साल 5000 यूनिट्स होंगे। फोर्थ वैल्यू इज गलत, ठीक है जी 23.18। आगे तो ठीक है जी,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम सेल वॉल्यूम इन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनुअल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन जनाब बताइए क्या आता है? लास्ट वाला भी गलत है जी। 26 पॉइंट 28.6 26.87 86 बन रहा है। जो फिगर लिखी हुई है उनके हिसाब से तो 86 बनता है। लीजिए जी, ये वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन है सेकंड पैराग्राफ में, वहां से हमने वॉल्यूम लिया। अब मल्टीप्लाई करें, एनुअल कंट्रीब्यूशन बना लीजिए। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है जी? 99450 107450 5900 6240। लीजिए जी, एनुअल कंट्रीब्यूशन हमारे पास है। अब इसके अलावा जो वन ऑफ टाइम आइटम्स हैं, अब हम उनसे डील करेंगे। वो दो हैं, एक रिडंडेंसी कैश फ्लोज और एक है ओवरऑल। इसके नतीजे में फिर हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर यहां पे मिल जाएगी। अच्छा जी, ओवरऑल की फिगर जरा आसान है, पहले मैं उसको ले लेता हूं। बिजनेस के सेकंड ईयर के एंड पे ओवरऑल होना है, तो ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर का एंड है, ये बिजनेस का सेकंड ईयर का एंड है। यहां पे ओवरऑल आना है जी, यहां पे ओवरऑल आना है। ओवरऑल की कॉस्ट क्या है? 60,000 आज के हिसाब से। हमारा ओवरऑल कब आ रहा है? 3 में, टाइमलाइन के हिसाब से आज से 3 साल बाद आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट रहेगी दैट विल बी 60,000 इनटू इसकी इन्फ्लेशन क्या है? 10% है, तो ये 1.1 रेज़ टू पावर 3। तो जनाब कितनी कॉस्ट? 79860। लीजिए जी, ये ओवरऑल की कॉस्ट आ गई। बिजनेस के सेकंड ईयर एंड, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब आज से 1 साल बाद बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस का फर्स्ट ईयर एंड हुआ यहां पे, बिजनेस का सेकंड ईयर एंड हुआ यहां पे। बिजनेस का सेकंड ईयर एंड पे आपको ओवरऑल चाहिए, तो जैसे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके मुताबिक हम टाइमिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और टाइमिंग पे अप्रोप्रिएट वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। मैंने शायद आपसे बोला, अगर ये सवाल से 15 नंबर का है तो 15 में से जो फाइनल एनपीवी कैलकुलेट करना और डिसीजन देना शायद 3 नंबर उसके हैं, 12 नंबर ये सारी वर्किंग के हैं। तमाम वैल्यूज असर्टेन करके सही जगह प्लेस करना। मेजर मार्क्स आपके कैश फ्लोज को अरेंज करने के होते हैं। आगे कैश फ्लोज अगर आ जाएं तो डिस्काउंट फैक्टर से एनपीवी निकालना और पॉजिटिव एक्सेप्ट, नेगेटिव पे रिजेक्ट लिखना, नॉट मोर देन 2 to 3 मार्क्स। अच्छा जी, अब लास्ट डिस्कशन रिडंडेंसी कैश फ्लोज। अब रिडंडेंसी कैश फ्लोज में लुक लाइक ट्रिकी टू अस एट द मोमेंट। यहां पे मैं फिर एक दफा आपको एग्जाम टेक्निक्स पे तवज्जो दिला दूं। हमें पता है रिडंडेंसी हैज सम इंपैक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट, लेकिन इफ वी आर अनेबल टू फिगर दैट आउट, नाउ इज द टाइम। 1 मिनट 1.5 मिनट सोचेंगे, अगर हम फिगर आउट कर सके कैलकुलेट करेंगे। फिगर आउट ना कर पाए तो यहां पे कोई भी XYZ 100-200 ज़ूम करके या 0 करके हम सवाल को आगे लेके चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सवाल यहां छोड़ देना है क्योंकि ये फिगर नहीं आ रही इसलिए ये फिगर नहीं निकल सकती, इसलिए आगे सवाल नहीं हो सकता, ये सोच नहीं हमारी। हर फिगर के, हर स्टेप के, हर प्रोसीजर के नंबर। तो जनाब इसके नंबर अगर हम ले सकते हैं लेंगे, नहीं ले सकते तो अगले स्टेप तो परफॉर्म करें भाई। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहां पे बनाए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, टैक्सेबल प्रॉफिट बनाए यहां पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन, टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स कैलकुलेट करके मेन कैश फ्लोज में लेके जाएं। देयर आर सो मेनी स्टेप्स व्हिच आर लेफ्ट। वहां पे भी डिस्काउंट फैक्टर लेके आए, फिर पीवी, फिर एनपीवी। वैल्यूज के नंबर नहीं है, प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के नंबर हैं। किसी एक स्टेप पे आप फंस रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, चलो आगे स्कोर काउंट करो, स्कोर क्या कर रहे हो। और यहां पे मैं बता दूं कि ये आदत आपको घर से बनानी पड़ेगी। घर पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देख देख के चलते हैं और एग्जाम में जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर हाथ पांव कांप जाते हैं, आगे चला नहीं जाता। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट हैबिट टू अडॉप्ट। अजम्पशन लेके आगे चलना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को इसकी आदत नहीं होती। जो मुझे अब तक फीडबैक बच्चों से मिली है, मुझे पिछले 15, 18, 20 साल जब से पढ़ा रहा हूं,
इसकी बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं होती। और एग्जाम में अभी भी इवन आजकल के दौर में जब इतनी अवेयरनेस है, मैं बता रहा हूँ लोगों को, कितने स्टूडेंट टीचर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह टीचर हैं, आई होप कि वो भी बता रहे हैं लोगों को, लेकिन स्टिल मेरे अपने ही एक दोस्त का बेटा भी फेल हुआ BFD में, जो इसलिए फेल, जो मेरे दोस्त ने वैलिडेट करके बताया इसलिए फेल हुआ कि उसने 75 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया, ही वाज ट्राइंग टू डू परफेक्ट सॉल्यूशंस। और ये उसका बाप भी चार्टर्ड अकाउंट है, उसको भी पता है कि परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए एग्जाम में, और ही स्टिल फेल्ड। ठीक है, तो ये बहरहाल इसलिए आप समझ लें कि कितनी मुश्किल हैबिट है दिस टू डॉग। सुनने में आपको लगता है बड़ी आसान बात है, कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन देखते कि घर में कर रहा हूँ, एग्जाम में देखी जाएगी, एजम्पशन लेके कर लेंगे। एग्जाम में एजम्पशन लेके सवाल नहीं होता अगर आपको घर में एजम्पशन लेके करने की आदत नहीं है। तो ये जरूर इसको प्रैक्टिस में लेके आइएगा, जितनी जल्दी प्रैक्टिस में लाए उतना बेहतर है। सोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर आंसर से कंपेयर कीजिए, अपनी असेसमेंट भी कीजिए, आपने कितने परसेंट स्कोर किया, आपने 50% किया, 60% किया, 70% किया, अपनी परफॉर्मेंस को गेज कीजिए। अब तो नई सोल्यूशन में मार्किंग स्कीम भी हमें मिलती है, बल्कि मुझे ख्याल है बातों में हम लगे रहे। मगरिब का टाइम हो गया, लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद हम रिडंडेंसी कैश फ्लो को डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट्स ब्रेक, इसके बाद आके हम बात करते हैं चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम रुके थे आके रिडंडेंसी कैश फ्लोज के ऊपर। तो रिडंडेंसी का इफेक्ट क्या है, इसके लिए हम ज़रा लेबर का नोट दोबारा पढ़ेंगे, नोट नंबर 1। एक तो फिर ज़रा मिलकर इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। रेलेवेंट कैश फ्लोज हमने लेने होते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अल्फा कंप्राइजेज 6 एम्प्लॉइज who are at present employed to produce beta. If alpha is not produced, these employees will be made redundant when the production of beta ceases. अच्छा, मतलब आप अगर साल बाद कैपेक्स नहीं करोगे अल्फा का, if you don't make that capex, labor will be made redundant, 6 employees will be made redundant, and you will have to make the redundancy payment. कितनी? 1000 घंटे की। कब? साल बाद। साल बाद जब बीटा बंद होगा और आपने अल्फा की इन्वेस्टमेंट मशीनरी में नहीं की, तो आपको इन 6 बंदों को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट देयर, यू विल बी सेविंग हियर, यू विल बी सेविंग ऑल 6 वर्कर्स हियर। ठीक है, वो 6 वर्कर्स है ना यहाँ पे काम करें। और अगर अल्फा नहीं बनता तो 6 के 6 फारिग होते हैं, अल्फा में इन्वेस्टमेंट की तो 6 के 6 रिटेन होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि साल बाद हम 6 वर्कर्स को रिटेन करके रिडंडेंसी कॉस्ट को सेव कर पाएंगे। साल बाद मतलब कॉलम नंबर 1 हमें यहां पे डालना पड़ेगा, हमें यहां पे कॉलम नंबर 1 डालना पड़ेगा, क्योंकि साल बाद का मतलब तो 1 होता है। तो जनाब कॉलम नंबर 1 यहां पे डालना पड़ेगा हमें। और रिडंडेंसी कैश फ्लोज में हमें 1000 वर्कर को, अगर 6 वर्कर हैं हमारे पास, अगर हम इनको साल बाद रिलीज करें 1000 आवर्स पर वर्कर के हिसाब से 6000 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। और रेट क्या होगा तब? 3 × 1.15। ऐसा ही है जी, 3 × 1.15 कितनी वैल्यू बनती है जी? 20750 00। ठीक होगी, ये सेविंग है आपकी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो साल बाद आप ये बचा पाओगे। अच्छा, अब ये क्या ये पक्के पक्के बच गए? उसने कहा जी नहीं जी, पक्के पक्के नहीं बचे, ये बचे हैं सिर्फ जब तक आप 5000 बना रहे हो। 5000 आपके इस साल बने, इस साल बने, इस साल बने, इसके बाद 5000 नहीं ना बनाने, यहां पे 3 बंदे फारग करने पड़ेंगे। तो ये 6 की आपने सेविंग की है, 3 की आप पेमेंट करनी पड़ जाएगी। लेकिन कब करनी पड़ेगी? पीरियड 4 में, पीरियड 4 में टाइमिंग के हिसाब से। तो जनाब इसके लिए मैं अगर वर्किंग यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इधर इसकी वर्किंग कर बनाऊँ यहाँ पे स्टेरिक के साथ लगा के, तो इट विल बी 3 वर्कर्स 1000 पर वर्कर, 3 × 1.15 रेज़ टू पावर 4। ये है जी पेमेंट जो आपको करनी पड़ेगी। कितनी जी? 15741। ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 15741। अब ये जुमला मजीद आगे पढ़ें, अगर हम ये जुमला थोड़ा मजीद आगे पढ़ें तो उसने कहा हुआ है जी 6 बंदे आपने यहां पे सेव कर लिए,
6 बंदों की रिडंडेंसी कॉस्ट 1000 आवर्स पर वर्कर के हिसाब से मोस्ट रीसेंट उस वक्त जो रेट चल रहा था ये आपने बचा लिया। 6 में से 3 बंदे, मैंने गलत जगह डाल दिया, ये गलत जगह पोस्ट कर दिया, ये तो अगले साल वैल्यूज हमने ठीक कैलकुलेट की है। तो 6 में से 3 बंदे हमें यहां पे फारग करने पड़ेंगे। इस वक्त जो हम उनको सैलरी देंगे ईयर 4 के हिसाब से 3 बंदों को हम ये पे कर रहे होंगे, 3 वर्कर्स 1000 पर वर्कर, 1000 आवर्स पर वर्कर, और ये उस वक्त की सैलरी होगी, हमें ये पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी बच गए 3 वर्कर, उनके बारे में जुमले में लिखा हुआ है, इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, बट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू फाइंड वर्क फॉर द रिमेनिंग 3 एम्प्लॉइज व्हेन अल्फा विल डिसकंटिन्यू। अगर ये जुमला ना लिखा होता तो शायद आपको बाकी 3 वर्कर की भी रिडंडेंसी पेमेंट यहां पे लेनी पड़ती, फिर ये समझा जाता कि भाई 6 हमने रिटेन किए थे, 3 इधर फारग कर दिए, बाकी 3 इधर फारग किए। वो कह रहा है जी अल्फा से आपने जब 5 साल गुजार लिए तो अब बाकी 3 वर्कर कहीं और खप जाएंगे, वो आपको फारग ही नहीं करने पड़ेंगे, तो परमानेंट सेविंग है बाकी 3 की। तो ये जनाब हमारे रिडंडेंसी कैश फ्लोज भी हमने डील कर लिए। अब हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कहानी कंप्लीट है। बेटा ये 6 एम्प्लॉइज, नोट नंबर 1 में हमने पढ़ा है 6 एम्प्लॉइज हमारे, अगर हम अल्फा नहीं बनाते तो उनको फारग करना पड़ता, अल्फा बनाएंगे तो फारग नहीं करेंगे, ये सेविंग है, ये इनफ्लो है। साल बाद जब हमने अल्फा की मशीनरी ले ली तो इन 6 वर्कर्स को हमें फारग नहीं करना, रिडंडेंसी कॉस्ट सेविंग है ये 6 की सेविंग है। फिर 3 साल बाद जब हमें अपनी प्रोडक्शन को हाफ करना है तो 3 को हम रिलीज कर देंगे, ये 3 की पेमेंट है। 6 की कॉस्ट सेव की, उनमें से 3 को हमें फारग करना पड़ गया, उनकी पेमेंट ले ली। लीजिए जी अब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाइए जरा। यहां पे 1 में 20,700, 2 में 99,450, 3 में 590, 3 में 4 में नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 से लेके 6 तक के आपके पास फिगर्स आ गए। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 से 6 फिगर आ गई। ये जी हम यहां पे अब टेबल पे जाकर इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 से शुरू हो रहे हैं, 20,700, 99,450, 27,590, 100,149, 62,450 एंड 67,150। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। टैक्सेशन के लिए हम वर्किंग 1 को एक्सटेंड करते हैं, जैसे हम कल करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। तो टैक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं यहां पे जी, इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन, हमें मिलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट, ऑब्लिक लॉस भी आ सकता है वैसे बाय द वे। फिर हम यहां पे लेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, क्या जी टैक्स का रेट इस क्वेश्चन में 35%। तो अब इसकी पेमेंट है तो हम आउटफ्लो शो कर देंगे, सेविंग है तो हम इनफ्लो शो कर देंगे। लीजिए जी ये हमारी टैक्स की वर्किंग आ गई। टैक्स डेप्रिसिएशन हम वर्किंग 1.1 बना रहे थे, वर्किंग 1 हम कर रहे थे ना, तो वर्किंग 1.1 हम टैक्स डेप्रिसिएशन के बनाएंगे। ये 100,159 है। 159 है जी। जी अच्छा जी, वर्किंग 1.1 पे आई है। टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग 2 कॉलम में बनाते हैं। एक कॉलम होता है जी टैक्स डेप्रिसिएशन का, दूसरा कॉलम होता है ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन का। टैक्स डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस है। व्हाट इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 209,000, इसका 25% रिड्यूसिंग बैलेंस कितना बना जी 52250। पहली डेप्रिसिएशन कब हमने सीखा था कि पहली डेप्रिसिएशन 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक टाइमलाइन पे एसेट खरीदा कब जा रहा है, और दूसरा टाइमलाइन पे जिस दिन एसेट खरीदा जा रहा है उस दिन डेट क्या है। तो टाइमलाइन पे एसेट खरीदा जा रहा है 1 पे, ऐसा ही है। आज से साल बाद एसेट खरीदा जा रहा है, आज से साल बाद तारीख क्या है, क्या वो साल का पहला दिन है
या साल का आखिरी दिन है, तो हम रिक्वायरमेंट के जस्ट अबव सेंटेंस पढ़ते हैं, assume all receipts and payment will arise on the last day of the year to which they relate and all prices will change annually। तो हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पेमेंट है वो किस ईयर से रिलेट करती है? 1 से। उसने कहा जी जिस ईयर से रिलेट करती है समझो साल के आखिरी दिन राइज हुई, मतलब 1 को साल का लास्ट डे है। जब 1 को साल का लास्ट डे है तो पहली डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इमीडिएटली। और एसेट ने चलना है 5 साल, 5 साल चल के बिकने हैं 6 में, तो 2, 3, 4, 5, 6, और ये होगी बैलेंसिंग। ये है जी आपकी कहानी डेप्रिसिएशन की। नॉर्मल केस होता तो 0 से शुरू होकर 5 पे खत्म होती, ये डिलेड केस है। एंड ऑफ द ईयर एसेट बाय हो रहा है और 1 साल के डिले वाला केस है, तो 1 से शुरू होकर 6 तक कहानी गई। आपने साल बाद एसेट खरीदा, जिस दिन खरीदा उस दिन साल का आखिरी दिन था, तो पहली डेप्रिसिएशन इमीडिएटली ड्यू होगी, आपने इमीडिएटली पहली डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली। और आखिरी डेप्रिसिएशन तो ये डिस्पोजल में ही क्लेम होती है ना। तो आपने एसेट को 5 साल इस्तेमाल किया, 1, 2, 3, 4, 5 साल इस्तेमाल करके 6 में बेच रहे हैं। तो लीजिए जनाब, अब आगे चलिए। रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है ना, तो ये तो 209,000 ही है जी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 5250 का 75%, 39,188 का 75%, 29,391 का 75%, 043 का 75%, 1632 2 बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। 2,09,000 में से सारी डेप्रिसिएशन पिछली माइनस कीजिए। सॉरी, ये आखिरी बोल रहे हो? 165332 12399। दिस इज द बैलेंसिंग। बेटा बैलेंसिंग आनी है यहाँ पे, रिड्यूसिंग नहीं आनी है। 49596। लीजिए जी, ये हमारी टैक्स डेप्रिसिएशंस आ गई हैं। इन डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे फीड करेंगे। पहली डेप्रिसिएशन 52,250, 39,188, 29,391, 22,043, 16,532, 49,596। लीजिए जी, पहले साल तो लॉस आ रहा है, तो कितना लॉस है जी पहले साल? 31,550 जी। नेक्स्ट प्रॉफिट आगे, सारे प्रॉफिट नहीं, एक और लॉस आ रहा है आगे जी। नेक्स्ट ईयर इज प्रॉफिट कितना? 262। नेक्स्ट ईयर फिर लॉस आ गया, 1801। देन अगेन प्रॉफिट 78116। फिर प्रॉफिट 45918। अगेन प्रॉफिट 17554। लीजिए जी, जहां पे तो लॉस है वहां पे टैक्स सेविंग आ जाएगी और जहां पे प्रॉफिट है वहां पे टैक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो जनाब शुरू हो जाइए पहले साल से। पहले साल में टैक्स सेविंग है कितनी जी? 35% से मल्टीप्लाई करें लॉस को। वन 11042 जी। नेक्स्ट 21092, 1801 का 35%, 631 सेविंग है जी। नेक्स्ट 2736। नेक्स्ट 170 16071 1। लास्ट वन 44। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्सेस की फिगर आ गई। एंड टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स।
तो मतलब पहले साल की जो सेविंग है, सेविंग भी एरियर में, पेमेंट भी एरियर में। तो पहले साल की जो सेविंग है वो आएगी जनाब 2 में 11042 21092। कौन सी फिगर गलत है जी? 4 की फिगर, मतलब ये गलत है। 27341 ठीक हो गया जी। 27341 27341। लीजिए जी, वी आर डन विद ऑल द वर्किंग। मेजर मार्क्स हमने कर लिए। अब आपने सिंपली सम करने हैं। 20% का डिस्काउंट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बाकी का काम आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको हम अब क्लास में रेगुलरली अवॉइड किया करेंगे, ठीक है जी। मेन हमने काम कर लिया, आगे हम काफ़ी एक्टिविटी कर चुके हैं, कैश फ्लो हमारे पास हो और उनको डिस्काउंट करना, एनपीवी लेना। कल हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की इसकी। तो जनाब यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछिए जी। बेटा कौन सी? ये वर्किंग चाहिए, लीजिए जी। हमने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से टैक्स डेप्रिसिएशन लेस की, हमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स आए। टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे या लॉस पे, प्रॉफिट्स हैं तो उस पर टैक्स पेमेंट आ जाती है। अगर टैक्सेबल लॉस आ रहा है तो उस पर हम सेविंग ले लेते हैं। ये हमने हर साल की लॉस पे सेविंग, हर साल की प्रॉफिट पे कॉस्ट कैलकुलेट की और उसको फिर एरियर्स में, क्योंकि टैक्सेस आर पेएबल इन एरियर्स, हमने एरियर्स में ले जाके मेन शीट में प्लेस कर दिया और हमारे तमाम जो की एस्पेक्ट थे वो यहां पे कवर हुए। जी कोई सवाल? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए? पूछिए। ये बेसिक कैलकुलेशंस हम देख रहे हैं अभी भी। जैसे ये बातें हमने जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़्यादातर की हैं, मेरा ख्याल सारी की सारी ही ये कैफ लेवल का आप टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी हमने C5 लेवल क्वेश्चन अभी टच नहीं किया, इसको आप कैफ लेवल का टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। और अभी तक हमारी डिस्कशन जो रही उसमें ज़्यादातर हमारी कैप लेवल बातें ही हुई हैं। आल्दो हमने कुछ C5 के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन उनमें जो एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था वो MIRR का ही था। बाकी पे बैक कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बड़ा बेसिक था, आल्दो आपने कैप में नहीं पढ़ा था, बट दे वर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। और एग्जामिनेबल भी C5 लेवल पे नहीं रहा हुआ, बट MIRR का कॉन्सेप्ट एग्जामिनेबल रहा हुआ है एंड वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट एरिया, क्योंकि होगा तो यही कैश फ्लोज बनवाए जाएंगे, नीचे एनपीवी कर लो, IRR कर लो, MIRR कर लो, कुछ भी टूल दे सकते हैं आपको। तो ये जो है फैक्टर्स प्राइस पर यूनिट, इसमें प्राइस पर यूनिट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड जिन पे 10% इन्फ्लेशन है, अगर हम इनका पर यूनिट निकाल दें और साथ लेबर का और फिर उस पे लगाते जाएं इन्फ्लेशन वाला 1.1 रेट पर एन वाला फैक्टर, बेटा आप फिर नीचे लेबर भी माइनस करते हैं, इट वुड बी फाइन। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग टू दीज वैल्यूज, जिस मर्जी पहुंच जाओ, जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दीजिए। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग टू दीज वैल्यूज, प्रेजेंट जैसे मर्जी कीजिए। वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द प्रेजेंटेशन पैटर्न। पॉइंट्स का डिफरेंस है। मेरा वो पॉइंट्स का डिफरेंस का मतलब एरर है। यू आर मेकिंग सम मिस्टेक, मुझसे क्लास में बात डिस्कस कीजिएगा। आई टेल यू कि आप क्या मिस्टेक करें मैथमेटिकली। आपका प्रिसाइज भी ये जवाब आने चाहिए, आप जैसे मर्जी डील करें। जी बेटा बेटा 35% टैक्स रेट है। तो बेटा कैश फ्लो तो मैंने ऊपर प्लेस किया ना, कैश फ्लो तो ये है, तो नेक्स्ट ईयर में प्लेस किया, इसको मैंने 3 में प्लेस किया। उधर मैंने हर साल के रिस्पेक्टिव ईयर का टैक्स एक्सपेंस या सेविंग कैलकुलेट किया है। कैश फ्लो ये है हमारे, इनको मैंने एरियर में यहाँ प्लेस कर दिया। वो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन की वर्किंग है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ही कुछ एडिशनल एस्पेक्ट हमने कवर करने हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? एक कैपिटल एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है, एक डिसीजन मेकिंग अंडर कैपिटल राशनिंग है, एक लीज और बाय डिसीजन है, और चौथा डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 4 फर्दर एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर 4 फर्दर टाइप्स ऑफ इश्यूज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हिच वी मे कम अक्रॉस। ठीक है,
इन 4 इश्यूज को वन बाय वन में डिस्कस करता जाऊंगा। 4 केसेस हैं, ये सिर्फ यही याद रखिए कौन कौन से केसेस हैं, वो वन बाय वन आपको पता लगता जाएगा, जिसमें से दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ द केस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ही 4 फर्दर इश्यूज हैं जिनमें हमें फैसला करने की जरूरत पड़ेगी। उनमें वो सिचुएशंस क्या हैं और उनमें टूल क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को डिस्कस कर लिया। फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की कैसे टेस्ट की जाती है उस पर हमारी बात हो चुकी काफी डिटेल में। अब फर्दर इश्यूज की तरफ जा रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फर्दर इश्यूज क्या क्या हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जिनमें पहला इशू है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। कैपिटल एसेट डिसीजन में आपको सिर्फ फिजिबिलिटीज ही नहीं करनी होती, आपको एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अब एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन किन हालात में लेने पड़ते हैं? देयर आर 2 पर्टिकुलर सिचुएशन, 2 सिनेरियोज हैं, 2 सिचुएशंस हैं जहां पे ये टूल हमारे काम आएगा। जो हमने इस हेडिंग में टूल पढ़ना है वो 2 सिचुएशंस में, 2 सिनेरियोज में हमारे काम आता है। सिनेरियो नंबर 1, एन ओल्ड एसेट नीड्स रिप्लेसमेंट, मतलब पुराना एसेट है, प्लांट है, लाइफ उसकी खत्म हो गई हुई है या नियरिंग इट्स एंड है, एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन एसेट आउट ऑफ मेनी अवेलेबल ऑप्शन विद डिफरेंट लाइफ्स। मतलब हमारी प्रोडक्शन चल रही है, हम ये पेन बनाते हैं, हमारे जो प्लांट है पेन बनाने का उसकी लाइफ नियरिंग एंड है, और हमें उस प्लांट की रिप्लेसमेंट पे फैसला करना है। रिप्लेसमेंट के लिए कोटेशन मंगवाई तो पता लगा देयर आर 3 और 4 वेंडर्स, एक चाइना है, एक इटली है, एक जर्मनी है, डिफरेंट एसेट, डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट लाइव्स। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स वी नीड ओनली वन एसेट। तो यहां पे हमारा फैसला आ गया भाई, अब ये फैसला नहीं है कि मशीनरी खरीदे ना खरीदें, फिजिबिलिटी नहीं हो रही है, यहां पे हमने मशीनरी रिप्लेस करनी ही करनी है। वी हैव टू डिसाइड विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ऑप्शन सिचुएशन नंबर 1 एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में ओल्ड एसेट को आपने रिप्लेस करना है नए एसेट से। हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। दूसरी सिचुएशन, उसमें भी टूल यही लगेगा, सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है बट टूल यही लगता है। वो सिचुएशन क्या है कि आप जब भी कोई कैपिटल एसेट लेते हो, इट हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। कैपिटल एसेट, प्लांट, मशीनरी, अनलिमिटेड लाइफ तो नहीं होती, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। और एंड वी ऑल नो कि जैसे जैसे एसेट को आप यूज ज्यादा करते जाते हो, जितना उसका यूज को प्रोलॉन्ग करते हो, वैसे वैसे उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ती जाती है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कम होती जाती है। सो व्हाट इज एन ऑप्टिमल यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, या इन अदर वर्ड्स व्हाट इज एन ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ एन एसेट? दिस इज अनदर सिचुएशन। मतलब हम चलें गाड़ी की बात कर लेते हैं, मैंने कार लेनी है और मुझे पता है कार की एक लिमिटेड लाइफ है, आफ्टर सर्टेन एज इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, बट व्हाट इज एन ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल? शुड आई रिप्लेस कार एवरी 3 years? शुड आई रिप्लेस कार एवरी 5 years? व्हाट इज बेस्ट फॉर मी? तो ये भी एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन की ही सिचुएशन है, बट दिस इज द डिसीजन ऑन रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ एन एसेट। एक एसेट का रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होना चाहिए, यह डिसीजन है रिप्लेसमेंट साइकिल के ऊपर। ठीक है जी, सो एक रिप्लेसमेंट साइकिल पर डिसीजन है, एक ही एसेट, उसका रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होना चाहिए, और यहां पे एक पुराने एसेट की जगह नया एसेट लाना है, कौन सा एसेट लेके आए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा लाए। ठीक है, 2 डिफरेंट सिचुएशन, इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन बट सिंगल टूल एक ही है। दोनों सिचुएशन में एक ही टूल काम करता है। वो टूल कैसे काम करता है अब हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, ये सिनेरियो को समझना जरूरी बेटा इसलिए होता है कि बाज़ का एग्जाम में क्लियर कट आपको बताया नहीं जाता, कहानियां सुनाई जाती हैं, अपने कहानियों में से इन्फर करना होता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, टूल कौन सा लगना है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको कहानी पता हो कि एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन का बैकग्राउंड, किन किन हालात में ये टूल इस्तेमाल होगा। तो टूल को हालात पहले आइडेंटिफाई होंगे, प्रॉब्लम समझ आएगी तो ही टूल को अप्लाई कर पाएंगे ना। तो हमने कहा जी टूल प्रॉब्लम ये हो, देन वी गो टू द टूल। एनी क्वेश्चन जी यहां पे? अच्छा, ये टूल इस्तेमाल करना है तो यहां पे 2 फर्दर केसेस बन जाते हैं। टूल एक ही है, सिनेरियो जो मर्जी, टूल एक ही है, लेकिन वो टूल के इस्तेमाल के तरीके 2 बन जाते हैं। एक, आपको ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना है जहां पे देयर इज नो इन्फ्लेशन, तो टूल का इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट है, और अगर इन्फ्लेशन आ जाएगी तो टूल का इस्तेमाल थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हमारा टूल कुछ और रहेगा एसेट रिप्लेसमेंट पे, और विदाउट इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में हमारा टूल कुछ और रहेगा एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के लिए। एग्जाम में हमें दोनों सिनेरियोज पास में टेस्ट हुए हुए हैं। हमें विदाउट इन्फ्लेशन भी क्वेश्चन आया हुआ पास में, और हमें विद इन्फ्लेशन भी क्वेश्चन आया हुआ पास में। और इंटरेस्टिंगली एक पास क्वेश्चन आया था विद इन्फ्लेशन वाला, लेकिन एग्जामिनर ने उसको विदाउट इन्फ्लेशन भी हल किया हुआ है। तो हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो जब आएगी सिचुएशन तो आई डिस्कस उसमें क्या इशू हुआ था। एक दफ़ा मेरी समझ के मुताबिक एक सवाल आया जो विद इन्फ्लेशन होता है एज पर प्रिंसिपल,
लेकिन जो ICAP ने सोल्यूशन दिया उसने उसको विदाउट इन्फ्लेशन वाला टूल लगा के कर दिया, जो कि मेरी समझ से बाहर रहा। वेल उस पर भी हम बात करेंगे जब वो सवाल आएगा। तो फिलहाल हम कहते हैं जी हमें एसेट प्लेसमेंट डिसीजन लेना है, वो सिनेरियो 1 है या सिनेरियो 2 है, एंड देयर इज नो इन्फ्लेशन। पहले हम इस पर बात कर लें, और इसको समझने के लिए पहले हम ले लेते हैं एसेट प्लेसमेंट डिसीजन, क्योंकि पहली एग्जांपल हमारी एसेट प्लेसमेंट डिसीजन भी आनी है। तो हम एसेट प्लेसमेंट डिसीजन के हिसाब से इस टूल को समझते हैं, आल्दो एसेट प्लेसमेंट साइकिल के लिहाज से नहीं, एसेट प्लेसमेंट डिसीजन के लिहाज से। हमारी पहली एग्जांपल है कि पहले एग्जांपल जरा पढ़ लीजिए 41, पेज 41 की पहली लाइन पढ़ लीजिए। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट विद वन ऑफ द फॉलोइंग टू मशीन्स। चलो ये पहला जुमला ही हमने पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना हम, ठीक है। तो कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट विद वन ऑफ द फॉलोइंग टू मशीन, दो मशीनों में से कोई एक चूज करनी है जी हमने, और ये अब हम इसके मुताबिक इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हमारे पास दो मशीनें हैं आर और एस, हमने इनमें से कोई एक चूज करनी है। तो नो इन्फ्लेशन केस, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज फॉर द अवेलेबल ऑप्शन। अच्छा यहां पे अब जरा एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज की टर्म को जरा समझ लीजिएगा। हमने अभी पीछे फिजिबिलिटीज टेस्ट की। फिजिबिलिटी हमारी, अगर थोड़ा सा पीछे जाओ बिल्कुल शुरू के लेक्चर में, तो हमने बात की थी फिजिबिलिटी वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट एंड फ्यूचर कैश इनफ्लोज आर द बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स को डिस्काउंट करो, बेनिफिट्स भी प्रेजेंट वैल्यू में, कॉस्ट भी प्रेजेंट वैल्यू में, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर लो, ताकि आप डिसाइड कर सको वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। अब यहां पे केस क्या है, आर वी रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट? इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। तो जब इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी ठहरी, देन इट इज नॉट अ कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन, इट इज नॉट अ कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन। हमने तो मशीनरी लेनी है, फैसला है भाई आर लें या एस लें, इट इज ओनली अ कॉस्ट डिसीजन, कि जो सस्ती पड़ती है वो लेंगे भाई, ठीक है, जो सस्ती पड़ती है वो लेंगे। बट ये फैसला इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आर और एस का डाटा एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। इसी इलस्ट्रेशन 41 में एक स्टेप और आगे जाएं तो उसमें कहता है आर की कॉस्ट 1,20,000 है, एस की कॉस्ट 60,000 है। आर की लाइफ 3 साल है, एस की लाइफ 2 साल है। आर की रनिंग कॉस्ट 20,000 सालाना है, एस की रनिंग कॉस्ट 40 और 35 है। आर की रेजिडुअल वैल्यू है, एस की नहीं है। अब ये इतने वेरिएबल बीच में हिल गए कि भाई सस्ती मशीन कौन सी पड़ती है, नहीं पता लगता ऐसे। इनिशियल कॉस्ट के लिहाज से देखो एस सस्ती है, लाइफ के हिसाब से देखो आर की लाइफ ज्यादा है। रनिंग एंड मेंटेनेंस पे जाओ, आर की रनिंग कॉस्ट कम है। रेजिडुअल वैल्यू पे जाओ तो एस सस्ती जरूर आई, रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है। बट जस्ट बाय द लुक एट द डाटा वी कैन नॉट डिसाइड विच ऑप्शन इज चीप, ठीक है। जस्ट बाय लुक ऑफ द डाटा इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच ऑप्शन इज चीप, क्योंकि हमें तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमने तो उसको चलाना भी है, लाइफ पे चलाना है। तो एक एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में एक असम्पशन रहती है, देयर आर फ्यू मोर असम्पशन, लेकिन फिलहाल मैं एक असम्पशन आपसे बात कर लूं कि भाई हम जिन दो ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं उन दो ऑप्शंस की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एनुअल विल बी द सेम। मतलब दोनों ही ऑप्शन आर और एस दोनों जो मर्जी मशीन लेंगे, हमें अगर सालाना 10,000 यूनिट बनाने हैं तो वो सालाना 10,000 यूनिट बना सकती हैं। ये बेसिक असम्पशन रहती है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन के पीछे। हम बिल्कुल अनलाइक एसेट को कंपेयर नहीं कर सकते कि एक एसेट 2,000 कैपेसिटी का, एक एसेट 10,000 कैपेसिटी का, और हम कहें जो सस्ता ले लो। दीज आर नॉट टू कंपेरेबल ऑप्शन। हमने दो वो ऑप्शन आइडेंटिफाई की हैं जो हमारी जरूरत को इक्वली गुड फुलफिल कर रही हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी एफिशिएंसी सेम है। हाँ लाइफ फर्क हो सकती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्क हो सकती है, रनिंग कॉस्ट फर्क हो सकती है, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों की सेम है, प्रोडक्शन क्वालिटी दोनों की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मे बी डिफरेंट, रनिंग कॉस्ट मे बी डिफरेंट, लाइफ मे बी डिफरेंट, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मे बी डिफरेंट, देयर कुड बी वेरिएबल व्हिच विल बी डिफरेंट, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी और से प्रोडक्शन क्वालिटी उसमें कोई फर्क नहीं। ये बेसिक असम्पशन रहती है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन की कि हाँ भाई इन हालात में ही ये टूल यूज हो सकता है। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिफरेंट है दो मशीन्स की, अगर आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी डिफरेंट आती है दोनों मशीन्स में, फिर ये टूल नहीं लगता। फिर क्या करना है वो बात हमारे स्कोप में नहीं है। फिलहाल हमारी स्कोप में बात है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन सीखने जा रहे हैं, तो एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन तब इस्तेमाल करना है जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। जी बेटा, एनुअल, डेली, वीकली, आर्ली सेम। बेटा वो लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा ना जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। ओवर द लाइफ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। मैंने कहा मैं जो बार बार बोलता जा रहा हूं, एनुअल कैपेसिटी, डेली कैपेसिटी, आवरली कैपेसिटी, वीकली कैपेसिटी इज द सेम। लाइफ डिफरेंट है तो डिफरेंट है भाई, वो तो कॉस्ट में रिफ्लेक्ट हो गया ना फर्क। एक ही लाइफ ज्यादा तो उसकी कॉस्ट भी तो ज्यादा। हम
प्रोडक्शन कैपेसिटी की जब बात करें तो ओवर द लाइफ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। प्रोडक्शन कैपेसिटी जब भी वर्ड यूज किया जाता है इट मींस आवरली, डेली, मंथली, वीकली, मैक्सिमम एनुअली। ओवर द लाइफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज नॉट अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा जी, अब हमने स्टेप्स क्या लेने हैं? हमने कहा जी सबसे पहले आइडेंटिफाई एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज फॉर द अवेलेबल ऑप्शन। मतलब आपने सिर्फ एसेट रिलेटेड कैश फ्लो लेने, उनके इस्तेमाल से जो बेनिफिट है ना वो नहीं लेना आपने, क्योंकि बेनिफिट हमने कहा जी दोनों की कैपेसिटी और एफिशिएंसी सेम है ना, तो एक जैसी प्रोडक्ट बनाएंगे, एक जैसे यूनिट बनाएंगे और एक ही प्राइस पे बिकेंगे, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लेंगे क्या? सिर्फ एसेट के कैश फ्लोज। एसेट से कैश फ्लो से मुराद है एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट कैश फ्लो से मुराद है एसेट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देन उसकी रनिंग कॉस्ट टिल इट्स डिस्पोजल, रेजिडुअल वैल्यू। सिर्फ एसेट के कैश फ्लो लेने हैं कि एसेट को खरीदना, एसेट को इस्तेमाल करना, उसके बिकने तक उस एसेट को ऑपरेट करने से रिलेटेड जो कैश होता है, उसके इस्तेमाल से जो फायदे हैं वो तो दोनों में कॉमन है, तो इररिलेवेंट हो गए ना। आर लें या एस लें, सालाना रिटर्न जो आनी है उसके इस्तेमाल से वो तुम्हारी जम्पशन के मुताबिक कॉमन है, इररिलेवेंट, उसको नहीं लेंगे हम। तो हमने कहा जी पहला स्टेप है अवेलेबल ऑप्शंस के लिए सिर्फ एसेट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, इन कैश फ्लोज की एनपीवी ले लीजिए। मुझे लगता है एन का वर्ड यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि हमने तो एनपीवी होती है पीवी ऑफ बेनिफिट माइनस पीवी ऑफ कॉस्ट, हमने तो बेनिफिट्स लिए नहीं यहां पे। ठीक है ना, तो लगता है शायद पीवी इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है। इनकी प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन जितनी भी ऑप्शन हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू लीजिए। कैसे? कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिस्काउंट कीजिए। लेकिन कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे। बेनिफिट्स एसेट को इस्तेमाल करके उससे जो अर्न कर रहे हैं, मतलब एनपीवी लिख दे, कोई जुर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन वैसे मेरे दिन में आया तो मैंने इसको लिखा ही हुआ था, अभी भी लिखा हुआ, अगले साल एडिशन में भी लिखा रहेगा, वैसे ऐसे मेरे दिन में आया तो मैंने यहाँ काट दिया, क्योंकि एनपीवी जब हम कहते हैं तो पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो फ्यूचर बेनिफिट्स हमने यहाँ पे इग्नोर किया है ना, आप वो तो हमने लिए नहीं, वो तो सिर्फ एसेट कैश फ्लोज में एसेट से रिलेटेड उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स आई है, वो उसके यूज बेनिफिट्स ऑफ इट्स यूज तो नहीं है। अच्छा जी, फिर आप कैलकुलेट करें ईएसी। ईएसी की टर्म हमने पढ़ी थी ना चैप्टर के शुरू में, कि पीवी को जब एनुअलिटी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, आपको फ्यूचर के एनुअल कैश फ्लोज बना देता है, एंड देन बेस्ड ऑन लीस्ट ईएसी यू सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, एनपीवी को ईएसी एनुअलिटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। एनुअलिटी फैक्टर कैसे आएगा? दो वेरिएबल होते हैं, एक आर और एक एन। आर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे लिया जाएगा, एन विल बी द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे मशीनरी आर के लिए लाइफ इज 3 ईयर, मशीनरी एस के लिए लाइफ इज 2 ईयर। तो आर की एनपीवी को आप डिवाइड करोगे 3 साल के एनुअलिटी फैक्टर से, और एस की एनपीवी को डिवाइड करोगे आप 2 साल के एनुअलिटी फैक्टर से। तो हम ये स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं ये इलस्ट्रेशन 41 पे अप्लाई करते हैं, और फिर हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। ये लीस्ट ईएससी वाली ऑप्शन हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको मजीद हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 41 पे हम आते हैं और उसके डाटा को हम प्लॉट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 41, हमें दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस की हमें पीवी बनानी है। 2 कॉलम पीवी का लेते हैं, 1 कॉलम डिस्काउंट फैक्टर का लेते हैं, 2 कॉलम हम उनके रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज का लेते हैं, कैश फ्लोज का ले लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे पीरियड वाइज कैश फ्लोज, आर एस डिस्काउंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है एज 10%, देन प्रेजेंट वैल्यू आर एस, और यहां पे मैं पीरियड वाइज कैश फ्लोज को प्लॉट करता हूं। और ये वैल्यूज जो होंगी, इनको क्वेश्चन में रुपीज इन 1000 में गिवन है, तो मैं भी रुपीज इन 1000 में ही ले लेता हूं। सबसे पहले मशीनरी आर के कैश फ्लोज की बात करें। मशीनरी आर 0 में अगर आप खरीदें 120 की, तो इसने 3 साल चलना है, 1 2 3। हर साल इसकी रनिंग कॉस्ट है 20,000, 1 2 एंड 3, और फिर 3 साल बाद इसने बिक जाना है 10 का। ये मशीनरी आर के एसेट कैश फ्लोज ओवर इट्स लाइफ है। मशीनरी आर के एसेट कैश फ्लोज ओवर इट्स लाइफ आ गए। इसमें एक कम हम कर सकते हैं, बोर्ड पे देखिएगा जरा, ये भी 3 साल बाद है, ये भी 3 साल बाद है, इनको हम नेट करके यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ठीक हो गया? तो क्योंकि दोनों के टाइमिंग सेम थे तो मैं इसको नेट 10 आउटफ्लो ले सकता हूँ। अच्छा जी,
अब हमने पहले स्टेप पे काम कर रहे हैं, एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज फॉर द अवेलेबल ऑप्शन निकालिए। मशीनरी आर के एसेट कैश फ्लोज आ गए, अब मशीनरी एस के एसेट कैश फ्लोज लेते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 60, और फिर इसके रनिंग कॉस्ट है पहले साल 40, दूसरे साल 35 एंड रेजिडुअल वैल्यू 0। अब ये डिस्काउंट फैक्टर, ये सारे सिंगल कैश फ्लोज हैं, तो सिंगल कैश फ्लोज के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे जाइए, वहां से सिंगल फैक्टर का कैश फ्लोज के फैक्टर उठाइए। 0 का 1, 10% 1 ईयर, 10% 1 ईयर, 909, 10% 2 ईयर, 10% 3 ईयर, 751। लीजिए जी, अब आर के कैश फ्लोज की पीवी लेते हैं पहले, 120 नेगेटिव, 22.909, 18 राउंड ऑफ करते हैं बस, 18 नेक्स्ट, 17 नेक्स्ट, 8। तो लीजिए जी, ये जिसको हम एनपीवी कह रहे हैं वो यहाँ पे बन गई जी, एनपीवी कह लें इसको हम, या पीवी कह लें, कोई हर्ज नहीं है। क्या बना जी सामने इसका? 163 नेगेटिव। इसी तरह एस की बनाइए, 16 to 1 60, 14 2.909, 18 नहीं बेटा, 36 जी, 35 इंटू 0.826 जी, 29 जी, इसका टोटल 125। अच्छा जी, हमने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म कर लिया। अवेलेबल ऑप्शंस के लिए एसेट कैश फ्लोज ले लीजिए। हमने स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर लिया। एसेट कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके उनकी ऑप्शन की एनपीवी बना लो। मैं फिर दोबारा बताऊं, हमें चैलेंज आ क्या रहा था, हमने इन दोनों में से सस्ती मशीन लेनी है, डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्क है, लाइफ फर्क है, रनिंग कॉस्ट फर्क है। हमने कहा जी पहले स्टेप पे इनकी जरा टाइमिंग के फर्क तो निकालो, इसके 3 साल की कॉस्ट, इसके 2 साल इस्तेमाल की कॉस्ट, उसकी पीवी बना लो। ऐसा ही है जी, पीवी 0 पे आ गए। अब ये मशीनरी आर के 3 साल इस्तेमाल की सालाना कॉस्ट की पीवी है, ये मशीनरी एस के 2 साल इस्तेमाल के कॉस्ट, सालाना कॉस्ट का पीवी है, मतलब ओवर द लाइफ कॉस्ट की पीवी, ओवर द लाइफ कॉस्ट की पीवी। इवन नाउ दीज आर नॉट कंपेरेबल क्योंकि ये 3 साल की पीवी है, ये 2 साल की है। इसके लिए फिर हमें थर्ड स्टेप परफॉर्म करने हैं जिसमें आप एन्युटी फैक्टर लेके आते हैं। इसकी लाइफ 3 साल है, इसके लिए 3 साल का फैक्टर लाइए 487, एस के लिए 2 साल का फैक्टर लाइए 736। लीजिए जी, डिवाइड कीजिए, नाउ यू गेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 65, राउंड ऑफ करके बोल दीजिए 66, 72 ये कॉस्ट है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है ये। अब क्या हुआ, सालाना कॉस्ट मिल गई कि अगर आप आर इस्तेमाल करोगे तो सालाना कॉस्ट 66 है, अगर आप एस इस्तेमाल करोगे तो सालाना कॉस्ट 72 है। विच मशीन इज कॉस्टिंग यू लेस पर एनम? आर। सो योर डिसीजन इज ऑप्शन विद लीस्ट EAC इज सिलेक्टेड। ऑप्शन विद लीस्ट EAC इज सिलेक्टेड। अच्छा, यहां पे एक दूसरी assumption भी आ जाती है, बल्कि 2 assumption यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं मजीद। अभी हम डिस्कस करें नो इन्फ्लेशन केस में, इन्फ्लेशन नहीं आएगी, मतलब मशीनरी की प्राइस फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। इस assumption के तहत हम ये सवाल कर रहे हैं, ये टूल हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। एक assumption हमने पढ़ी कि भाई दोनों मशीन की ऑपरेशन कैपेसिटी एफिशिएंसी सेम है। नेक्स्ट assumption इसमें आती है कि देयर विल बी नो टेक्नोलॉजिकल चेंज इन फ्यूचर। मशीनरी आर लो, एस लो, टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट नहीं होंगी ये मशीनरी, कल भी नहीं, साल बाद भी नहीं, 10 साल बाद भी नहीं, 20 साल बाद भी नहीं। ये एक assumption है। और इससे रिलेटेड एक फिर थर्ड assumption भी यहां पे आती है जो बड़ी की assumption है, कई सवालों में टेस्ट हो सकती है। वो assumption ये है कि हम इनमें से जो भी मॉडल चूज करेंगे ना, वो मॉडल, वो चॉइस हमारी परमानेंट चॉइस होगी। इन्फ्लेशन है नहीं तो प्राइस भी नहीं बदलनी दोनों मशीनों के फ्यूचर में, टेक्नोलॉजी में चेंज आना नहीं है, इसलिए आर भी फॉर एवर यूजेबल रहेगी, एस भी फॉर एवर यूजेबल रहेगी, कैपेसिटी एफिशिएंसी भी सेम है। तो हमने इनमें से जो मशीन चूज कर ली उसकी लाइफ खत्म होने के बाद दोबारा नई वही मशीन दोबारा ले लेनी है। मतलब आर चूज किया ना, आज खरीदी आर, 3 साल बाद लाइफ खत्म होगी, पुरानी बार की, फिर आर दोबारा ले ली, 6 साल गुजरे, दूसरी आर की लाइफ भी खत्म होगी, उसको बार किया, तीसरी आर ले आए, 9 साल गुजरे, सो ऑन। जो मॉडल आपने चूज कर लिया उसकी प्राइस नहीं बढ़नी, उसकी टेक्नोलॉजी भी खत्म, ऑब्सोलीट नहीं होनी, ठीक है,
As a result, you can continue to use that machine in perpetuity. और जब आप R को perpetuity में यूज करोगे तो R के इस्तेमाल से आपकी एनुअल कॉस्ट 66,000 से लेकर perpetuity तक चलनी है, और S के इस्तेमाल से आपकी एनुअल कॉस्ट 1 से perpetuity तक 72,000 चलनी है। तो जनाब हम इसलिए बात कर रहे हैं कि R सस्ती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बीच में आ जाए तो आर्गुमेंट आ सकता है भाई पता नहीं इसकी प्राइस किस रेट से बढ़ेगी, इसकी प्राइस किस रेट से बढ़ेगी, हो सकता है 3 साल बाद डिसीजन बदल जाए। अगर टेक्नोलॉजी बीच में आ जाए तो पता लगे 2 साल बाद इसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जानी है, हमने मशीनरी खरीदी थी 3 साल इस्तेमाल के लिए, 2 साल बाद ऑब्सोलीट होगी। अगर टेक्नोलॉजी का चेंज हमें पहले पता होता तो शायद हम लेते ही एस, वो ज्यादा बेहतर रहती, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ देयर आर सर्टेन अजम्पशन, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अजम्पशन जो हमें पढ़ाई जाती है ना, हर मॉडल तकरीबन हर डिसीजन मेकिंग टूल के साथ, हर मॉडल के साथ अजम्पशन पढ़ते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये मॉडल, ये टूल हम सीखते हैं रियल लाइफ में, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में डिसीजन लेने के लिए। और रियल लाइफ, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं, और हम मैथमेटिक्स से जिंदगी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैथमेटिक्स में इतनी जान नहीं होती कि वो रियल लाइफ के सारे वेरिएबल को कैटर कर जाए, इसलिए हर मैथमेटिकल टूल मॉडल के साथ आपको अजम्पशन बता दी जाती हैं कि भाई ये चीजें इस मॉडल में कैटर नहीं हो रही, या ये मॉडल इन चीजों को इग्नोर करके डिसीजन दे रहा है। अब मकसद ये नहीं है हमारा कि ये टूल बेकार हो गया, क्योंकि रियलिटी में देखो जो हमने अजम्पशन लिया है बड़ी डिफिकल्ट टू होल्ड है ना। इन्फ्लेशन ना हो, इम्पॉसिबल टू होल्ड इन रियलिटी। टेक्नोलॉजिकल चेंज ना है, इम्पॉसिबल टू होल्ड इन रियलिटी, ठीक है। बट ये अजम्पशन आपको बताई से जाती है कि जब भी आप इन टूल को अप्लाई करो रियल लाइफ में, तो सिर्फ टूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, थोड़ी अपनी जजमेंट भी एक्सरसाइज करनी है साथ। कभी टूल की कुछ लिमिटेशन है, उसने इन चीजों का ख्याल नहीं रखा, तो इन चीजों का जरा मैं खुद अपनी जजमेंट से ख्याल रख लूं, ठीक है। तो टूल्स आपके लिए हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये आपका अल्टीमेट आपका ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं रियल लाइफ में। आपको अपने साथ जजमेंट, साथ एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ती है जी। तो ये जनाब ने आपको कहा कि हम जो भी मशीन सेलेक्ट करते हैं उसको परपेचुटी में यूज करेंगे। तो अगर मैंने आर यहां पे सिलेक्ट की है, तो मैंने आर इस बेसिस पे सिलेक्ट की है कि विद द सिलेक्शन ऑफ आर माय एनुअल कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस एसेट विल स्टे 66,000 एज देयर इज गोइंग टू बी नो इन्फ्लेशन, एज देयर इज गोइंग टू बी नो टेक्नोलॉजिकल चेंज। My cost forever will stay at 66,000 per annum, and with this it will stay forever at 72,000 per annum. So option cheap जो है वो R की है, go for R. Asset replacement decision में हमने डिस्कस किया विदाउट इन्फ्लेशन केस। अच्छा, एग्जैक्टली यही टूल हमारा अप्लाई होगा अगर हम रिप्लेसमेंट साइकिल की बात करें। नो इन्फ्लेशन बट रिप्लेसमेंट साइकिल, एग्जैक्टली सेम टूल, यही स्टेप्स, यही तरीका, यही डिसीजन। तो उसके लिए हमारे पास सिनेरियो 2 इलस्ट्रेशन 42 हमारे पास अवेलेबल है। इलस्ट्रेशन 42 हम पढ़ते हैं और फिर हम वहां पे इसको अप्लाई करते हैं इसी टूल को सेकंड सिनेरियो में। रिक्वायरमेंट देखिए पढ़िए इसकी, कैलकुलेट द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उधर से हमें पता लगे सिनेरियो कौन सा है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी का साइकिल है ये। एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, नोट दैट एसेट इज ओनली मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इफ इट इज टू बी केप्ट फॉर अ फर्दर ईयर, दैट इज देयर इज नो मेंटेनेंस कॉस्ट इन द ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट, इग्नोर टैक्सेशन। सवाल पढ़ते हैं, फिर इस आखिरी जुमले को मजीद क्लियर कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी हमें। अ डिसीजन हैज टू बी मेड ऑन रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर वैन्स। अ वैन कॉस्ट 12,000 एंड फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अप्लाइज। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इफ एसेट्स सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, ट्रेड-इन अलाउंस विल बी 9,000. If an asset is sold after 2 years, trade-in allowance will be 7,500. If asset is sold after 3 years, trade-in allowance will be 7,000. Trade-in allowance is as good as residual value. Trade-in allowance basically कहा जाता है कि आप पुराना एसेट बेच के जब नया एसेट लेने जाते हो तो आप पुराना एसेट अपने सप्लायर को ही दे देते हो और वो आपको नए एसेट में डिस्काउंट दे देता है। इट इज एज गुड एज रेजिडुअल वैल्यू कि आप कह सकते हो पुराना एसेट मेरा बिक कितने का रहा है। तो जनाब ये टेबल का पार्ट हमने एक पढ़ा और ये पार्ट को हम अलहदा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राइट साइड पे 2 कॉलम को हम अलहदा पढ़े हैं। यहाँ पे आइडली लाइन ज़रा डबल होनी चाहिए थी, यहाँ पे सिंगल लाइन रहेगी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डबल लाइन हमें चाहिए थी ताकि हम इस टेबल के 2 हिस्सों में पढ़ें। तो अब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? अगर एसेट आप 1 साल के लिए रखोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर नहीं चाहिए। ये जुमला से नीचे लिखा हुआ है।
अगर एसेट आप 2 साल के लिए रखना चाहते हो तो फिर आपको 1500 की मेंटेनेंस करानी है। कब? 1 साल के बाद, पहले साल के एंड पे आपको मेंटेनेंस करवानी है। अगर एसेट आपने 3 साल के लिए रखना है तो दूसरे साल के एंड में भी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मेंटेनेंस कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, सेकंड ईयर के भी एंड पे आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। तो ये जनाब कहानी है। इसका मतलब हमारे पास इस ऑप्शन को देखें तो हमारे पास 3 रिप्लेसमेंट साइकिल बन रहे हैं। हम चाहें तो आज वैन खरीद के साल बाद बेच दें, चाहें तो आज वैन खरीद के 2 साल बाद बेचें, चाहे तो आज वैन खरीद के 3 साल बाद बेचें। अब ये 3 रिप्लेसमेंट साइकिल्स हैं। हमने इसमें से देखना है हमारे लिए बेस्ट साइकिल कौन सा है। और हमने कहा था डिसीजन हमारा स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, अवेलेबल ऑप्शंस के लिए एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज डिटरमिन कीजिए। और एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं? परचेज, यूज, टिल डिस्पोजल। ठीक है जी। हर ऑप्शन के लिए कैश फ्लोज बनाइए, फिर हर ऑप्शन के कैश फ्लोज की पीवी लीजिए, फिर हर ऑप्शन की पीवी से ईएसी बनाइए। जिस ऑप्शन की ईएसी लीस्ट है दैट इज द बेस्ट। तो जनाब हम इलस्ट्रेशन 42 के लिए काम शुरू करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं जिनको हम एवेल्युएट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें 3 कॉलम प्रेजेंट वैल्यू के लिए चाहिए। 1, 2, 3। एक कॉलम हमें डिस्काउंट फैक्टर के लिए चाहिए और 3 कॉलम हमें कैश फ्लोज के लिए चाहिए। 3 ऑप्शन, तीनों को कैश फ्लोज बनाने हैं। और पहला कॉलम हम पीरियड के लिए रख लेते हैं। सो कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, और पॉलिसी है रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, replace after 2 year, replace after 3 year, again 1 year, 2 year and 3 year. ये 3 रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं, उनके तहत कैश फ्लोज बनाने हैं और यहां पे हम कैश फ्लोज पीरियड्स लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आज आप वैन खरीदो कितने की? 12,000 की, और 1 साल बाद इसको बेच दो, मेंटेनेंस ही करवानी, 9,000 की बेच दो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आज वैन खरीदो 12,000 की, साल बाद नहीं बेचनी तो फिर मेंटेनेंस करवाओ 1,500 की, 2 साल बाद बेच दो, बिकेगी 7,500 की। ऑप्शन नंबर 3, आज खरीदो 12,000 की, साल बाद बेचनी नहीं है तो मेंटेनेंस करवाओ 1,500 की, 2 साल बाद भी नहीं बेचनी तो फिर मेंटेनेंस करवाओ 2,700 की, और 3 साल बाद बेच दो 7,000 की। लीजिए जी, ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओवर द लाइफ ऑफ ईच ऑप्शन हमने कैश फ्लोज, एसेट कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर लिए। ओवर द लाइफ ऑफ ईच ऑप्शन हमने कैश फ्लोज आइडेंटिफाई किए। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इनकी पीवी लेनी है, हर ऑप्शन की एनपीवी लेनी है, फिर उसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना है तो हमें ईएसी मिलेगी, जिस पे हमें फैसला करना है। डिस्काउंट फैक्टर 15%, 0 पे 1, 15% 1 ईयर 870, 2 ईयर 3 ईयर 658। लीजिए जी, हर साल के हमें डिस्काउंट फैक्टर मिल गए हैं। अब हर साल के कैश फ्लोज को ऑप्शन वाइज हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 ईयर ऑप्शन की पीवी बनाते हैं 12,000 एंड 9,000 इंटू 8.87 7830। इसकी एनपीवी बोल दो 4170। सेकंड ऑप्शन 12,000, 1,500 इंटू 0.87 1305, 7,500 इंटू 0.756 5670 एनपीवी। थर्ड ऑप्शन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 12,000, ये 1305, नेक्स्ट 2,700 इंटू 0.756 2041, लास्ट वन इज 7,000 इंटू 0.658 4606। इसकी एनपीवी 199 10740। ये जी तीसरी ऑप्शन आ गई हमारे पास। हमें पहला स्टेप
हर ऑप्शन के कैश फ्लोज, एसेट कैश फ्लोज ओवर द लाइफ। सेकंड स्टेप, हर एसेट के कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके उनकी एनपीवी, हर ऑप्शन की एसेट कैश फ्लोज का पीवी, उसका सम, डिवाइड विद एन्युटी फैक्टर। टेबल पे जाइए, 10%, 15% 1 ईयर, 0.87, 15% 2 ईयर, 15% 3 ईयर। लीजिए जी, डिवाइड कीजिए। ईएसी पहली 4793, सेकंड 4696 एंड थर्ड वन 4704। लीजिए जी, ऑप्शन विद लीस्ट ईएसी इज रिकमेंडेड, रिप्लेस व्हेन आफ्टर एवरी 2 ईयर। ये हमारी रिकमेंडेशन है, रिप्लेस व्हेन आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हमने विदाउट इन्फ्लेशन केस से डील किया। जी बेटा, नेगेटिव, बिल्कुल जी, आई ओमिटेड द साइन, नेगेटिव लगा लीजिए, बिल्कुल ये नेगेटिव लेना चाहिए। ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, नीचे वैसे वो तो कॉस्ट ही है, बिल्कुल नेगेटिव एनपीवी है जी, माय मिस्टेक। सारी एनपीवी नेगेटिव है और यहाँ पे एनपीवी आती ही नेगेटिव है बाय द वे, क्योंकि हमने बेनिफिट्स तो लिए ही नहीं है, ये तो सारी कॉस्ट साइड ही है ना। एसेट के कैश फ्लोज हैं, एसेट के कैश फ्लोज तो कॉस्ट साइड होती है, बेनिफिट साइड तो हमने इग्नोर की है ना, तो यहाँ पे एनपीवी आएगी ही नेगेटिव। बट यस, आई ओमिटेड दैट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, हमने एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में दो ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना, जब आप एक पुराने एसेट की जगह नया एसेट लेना जा रहे हैं, या आप ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल पर डिसीजन लेना व्हेन देयर इज नो इन्फ्लेशन। ठीक है, हमने ये केस अभी डील किया। अभी हम इसी की एक कंप्रिहेंसिव एग्जांपल है, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर इन्फ्लेशन वाले सिनेरियोज को हम देखेंगे। बट इसके लिए हम 5 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आई एम अवेलेबल इन द क्लास, मैं बाहर नहीं जा रहा, क्लास में ही हूँ, बस सिर्फ थोड़ा अकेले एक छोटा सा पॉज ले रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। ये जो हमने अभी टूल पढ़ा है, इसी की एप्लीकेशन की एक थोड़ी सी आप समझिए कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन 43। इलस्ट्रेशन 43 में हमारी पहला पार्ट है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड एसेट बी रिप्लेस्ड। और फ्रीक्वेंटली एसेट बी रिप्लेस मतलब रिप्लेसमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट साइकिल। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये एलैबोरेट भी कर दिया गया है, सिनेरियो 2 मतलब रिप्लेसमेंट साइकिल से रिलेटेड सी है। ये डाटा पढ़ते हैं जी। नज़ीर हैदर ऑपरेट्स अ मशीन विच हैज फॉलोइंग कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यूज ओवर इट्स 4-year लाइफ। अ मशीन कॉस्ट 25,000। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। रनिंग कॉस्ट, कैश एक्सपेंस, ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है, अगर नॉन कैश एक्सपेंस हो तो हमारे एनालिसिस में शामिल नहीं होता, क्योंकि हम डीसीएफ कैश फ्लो बेस्ड टूल यूज कर रहे होते हैं। तो उसने कहा जी रनिंग कॉस्ट है ये, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, ईयर 4 की, और ये रीसेल वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एंड 4 साल बाद। ये जनाब हमारे पास ऑप्शन है। इसका मतलब जब उसने 4 रीसेल वैल्यू दे दी, इसका मतलब रिप्लेसमेंट साइकिल की 4 ऑप्शन हैं। साल बाद भी बेच सकते हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शन हैं। हम इन 4 ऑप्शन को कंपेयर करके बताना है विच ऑप्शन इज चीपेस्ट। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसके हिसाब से हम 4 कॉलम पीवी के, 4 कॉलम कैश फ्लोज के बनाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 43। चार कॉलम प्रेजेंट वैल्यू के, 1 कॉलम फिर डिस्काउंट फैक्टर का, और फिर 4 कॉलम कैश फ्लोज के। एंड देन द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द पीरियड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या जी यहाँ पे? 10%।
अच्छा, यहाँ पे अब आपने एसेट कैश फ्लोज बनाने शुरू करने हैं सबसे पहले, और ये हम रुपीज़ में ही बनाएंगे। यहाँ पे पीरियड कैश फ्लो का हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले है कि आप ऑप्शन नंबर 1 की बात करें। आज अगर आप मशीनरी है क्या, है मशीन, बिल्कुल ठीक है जी, आप मशीनरी खरीदें 25,000 की, 1 साल इसको चलाएंगे आप, रनिंग कॉस्ट है, खर्चा आएगा 7,500, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर खर्चा आएगा 7,500, और फिर साल बाद बेचोगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर खर्चा मतलब आउटफ्लो रिफ्लेक्ट होगा 1 पे, साल बाद बेचोगे मतलब इनफ्लो रिफ्लेक्ट होगा 1 पे। इसका मतलब नेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम 1 पे 15 का इनफ्लो, 1 पे 7,500 का आउटफ्लो, नेट 7,500 का इनफ्लो मैं शो करूंगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रनिंग कॉस्ट तो पूरा साल चलती है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रनिंग कॉस्ट इनकर होगी। डीसीएफ असम्पशन के मुताबिक वो 1 पे इकट्ठी होकर रिफ्लेक्ट होगी। रेजिडुअल वैल्यू तो है ही साल बाद, तो रनिंग कॉस्ट भी 1 पे है एज पर असम्पशन, रेजिडुअल वैल्यू एज पर फैक्ट 1 पे है, तो दोनों नेट ऑफ होकर रिफ्लेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर 2, आज खरीदो 25,000 की मशीनरी, 1 साल चलाओगे तो पहले साल की रनिंग कॉस्ट पे करो 7,500, दूसरा साल भी चलाओगे तो उसकी रनिंग कॉस्ट 10,000 और उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी 10,000, नील। ठीक हो गया ना, ये दोनों नेट ऑफ हो जाएंगे दूसरे साल की। ऑप्शन नंबर 3, आज खरीदो 25,000, पहले साल की रनिंग कॉस्ट पे करो 7,500, दूसरे साल की रनिंग कॉस्ट पे करो 10,000, तीसरे साल की रनिंग कॉस्ट 12,500, रीसेल वैल्यू 7,500, नेट इज 5,000 आउटफ्लो। ऑप्शन नंबर 4, आज खरीदो 25,000 की मशीन, पहला साल 7,500, दूसरा साल 10,000, तीसरा साल 12,500 और चौथा साल 15,000 की रनिंग कॉस्ट और 2,500 की रिकवरी, 12,500 का फिर आउटफ्लो। लीजिए जी, चारों ऑप्शंस के एसेट कैश फ्लोज आपके पास हैं। %10 4 ईयर 683। लीजिए जी, हर ऑप्शन की आप अब प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे, सम लेंगे, उसके लिए इस पास सूटेबल एनुटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे और EAC की 4 वैल्यूज मुझसे शेयर करेंगे। कंप्लीट द कैलकुलेशन एंड शेयर 4 EAC वैल्यूज विद मी, then we'll take the decision and move to the part B. किसी कैलकुलेशन में, कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन में कोई गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, पूछिएगा। जी, EAC जब वर्कआउट कर लें 4 वैल्यूज तो मुझसे शेयर कीजिएगा।
जी बेटा EAC आई कुछ 2003 केस नंबर 1 इतनी दूर दूर हो नहीं सकती बेटा, एनुअल कॉस्ट है। एक 20,000 बोल रहे, एक 10,000 बोल रहे हो। ये पहली गलत है, ये दूसरी गलत है। पहली क्या है जी? पहली वैल्यू बोल रहे हो? पहली वैल्यू 2,002, ठीक है। दूसरी 144 एंटी फैक्टर क्या हुआ? वो लिखवा दूँ, टेबल नहीं आपको है तो सही। एन्युटी फैक्टर बेटा 10% का लोगे 1 ईयर का 0.909, 10% 2 ईयर 1.736, 10% 3 ईयर 2.487, 10% 4 ईयर 3.791। सेकेंड वैल्यू 18,328, 625, 18298। क्या करते हो? 3.791 गलत है ना? 3.170। अब ये भी गलत दे रहे हो भाई। 3.170 जी। EAC option with least EAC is selected, replace after every 3 years। हमने कहा जी हम मशीन लेंगे और मशीन को हर 3 साल बाद बदला करेंगे। 3 साल बाद पुरानी मशीन बाहर, नई अंदर। दिस विल बी आवर पॉलिसी। और इस तरह हमारी सालाना कॉस्ट 17625 रहेगी। सो मशीन का ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल 3 years। अच्छा, इलस्ट्रेशन 43 का हमने अभी पार्ट ए देखा है, पार्ट बी अभी रहता है और वो इसकी कंटिन्यूएशन में ही है बाय द वे। तो पढ़ें जी पार्ट बी। ये हो गया जी। किसी बच्चे को दिक्कत यहां पे, कोई हेल्प चाहिए? पार्ट बी। नाउ सपोज का मतलब ये बात होगी खत्म, अब आगे चलो। नाउ सपोज का मतलब इसके बाद कंटिन्यूएशन है। नाउ सपोज दैट द अबव मशीन has to replace another machine which has 3 years life left। ये जो मशीन हमने फैसला किया ना भाई 3 साल बाद बदला करेंगे, ये मशीन जब आएगी तो इसने पुरानी मशीन की जगह लेनी है जिसकी 3 साल लाइफ अभी रहती है। And company needs to take a decision that when should the old machine be replaced with the above new machine, that is now, after 1 year, after 2 year और after 3 year। ये फर्दर 4 ऑप्शन बन गई। कभी मशीन लेनी जो है वो लेके तो 3 साल बाद बदला करेंगे, लेकिन लेनी कब है? जब लेंगे तो 3 साल बाद बदल लेंगे, लेकिन लेनी कब है? आज, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग मशीन इज अवेलेबल। ईयर, रीसेल वैल्यू ऑफ करंट मशीन, extra expenditure and opportunity cost of keeping the existing machine in operation during the year। ऑप्शन नंबर 1, अभी बेच दो 8,500 मिलेंगे और चूंकि आपने रखी ही नहीं तो खर्चा एडिशनल 0 है। ऑप्शन नंबर 2, साल बाद बेचना, 5,000 की बिकेगी लेकिन 1 साल अपने पास रखोगे, 9,000 का खर्चा लगेगा उसको चलाने में। ऑप्शन नंबर 3, 2 साल बाद बेचना, 2,500 की बिकेगी लेकिन 2 साल अपने पास रखोगे तो दूसरे साल का खर्चा 12,000। ऑप्शन नंबर 4, 3 साल बाद बेचना, बिकेगी 0 की अब, लेकिन तीसरे साल चलाने का खर्चा 15,000 होगा। When is the best time to replace the existing machine? एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करने का बेहतरीन वक्त क्या है? नाउ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। अच्छा, जब ये केस कैसे वैल्यूड होगा, मैं पहले इस केस के हिसाब से आपको समझा देता हूं। अगर हम अभी मशीनरी पुरानी बेच दें और अभी वो मशीन खरीद लें जो हमने डिसाइड की है, अभी मशीन बेचेंगे तो 8,500 मिलेंगे और अभी मशीन खरीदेंगे तो उस ऑप्शन की EAC क्या है? 17,625। मैं ऑप्शन नंबर 1 बनाता हूं, रिप्लेस नाउ। रिप्लेस नाउ में मैं अभी
8,500 की मशीन बेचूं अगर, इनफ्लो आएगा मुझे। और मैं अभी अगर वो नई मशीन बाय करूं तो मेरी जो ईएसी आएगी उसकी टाइमलाइन क्या होगी? जीरो में जब मशीन खरीदी जाती है तो उसकी जो ईएसी बनती है एज पर असम्पशन वो 1 से परपेचुटी समझी जाती है, ऐसा ही है। तो मैं अगर अभी पुरानी मशीन बेच के अभी नई मशीन खरीदूंगा तो मेरी सालाना कॉस्ट 17,625 रहेगी और उसकी टाइमिंग रहेगी 1 से परपेचुटी। और अगर समझो तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द प्लांट, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन फ्रॉम टुडे टिल परपेचुटी, ऐसा ही है ना। पुरानी मशीन अभी बेचो, नई मशीन अभी खरीदो और फॉरएवर परपेचुटी में उसको घुमाते जाओ, हर 3 साल बाद बदलते जाओ, तो आपकी सालाना कॉस्ट ये रहेगी। तो आज से परपेचुटी तक मशीन को ऑपरेशनल रखने का खर्चा, कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 भी लेके आते हैं, फिर आप शायद मजीद बेहतर इसको समझ पाओ। रिप्लेस, अभी सिर्फ कैश फ्लो पे हैं हम, रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 ईयर बाद आपने बदलना है तो आपको 1 साल बाद 9,000 का खर्चा है और 5,000 की रेजिडुअल वैल्यू है, ऐसा ही है, ठीक है जी। तो माइनस नेट क्या बना? 4,000 नेगेटिव, ऐसे ही है जी। और साल बाद जब नई मशीन लोगे, सालाना कॉस्ट तो रहेगी उसकी 17,625, लेकिन उसकी ईएसी कब से शुरू होगी? 1 साल डेढ़ ले हो गया, तो उसे परपेचुटी फ्यूचर कैश फ्लोस आज से लेके परपेचुटी तक इस ऑप्शन से चलोगे तो ये खर्चा लगेगा। आज से परपेचुटी तक इस ऑप्शन से चलो तो कैश फ्लोस क्या है, इस ऑप्शन से चलो ये भी नेगेटिव है भाई, तो कैश फ्लोस क्या है? ऑप्शन नंबर 3 भी बना लो। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है तो मुझसे शेयर करना जरा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं कोई गलती ओमिशन तो नहीं कर रहा कहीं। रिप्लेस आफ्टर 2 ईयर, पुरानी मशीन को चलाना है तो भाई 1 साल बाद 9,000 का खर्चा करना पड़ेगा। पुरानी मशीन को चलाना है तो 2 साल बाद 12,000 का खर्चा, 2,500 की रिकवरी, नेट 9,500 का खर्चा होगा। और जब 2 साल बाद आप नई मशीन खरीदोगे तो उसकी ईएसी शुरू होगी 3 से परपेचुटी और वह 17,625 ही रहेगी। हम क्या बना रहे हैं बेसिकली, ये हम कैश फ्लोज बना रहे हैं आज से परपेचुटी तक मशीन को ऑपरेशनल रखने के कैश फ्लोज हैं। पुरानी मशीन आज ही बेचो, आज ही नई मशीन खरीद लो तो 0 से परपेचुटी तक आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली, कैश फ्लो क्या है? पुरानी मशीन 1 साल चला के बेचो, साल बाद नई मशीनरी लो तो आज से परपेचुटी तक मशीनरी को ऑपरेशनल रखने का खर्चा। यहां पे इमीडिएटली नई मशीनरी ऑपरेशनल होगी है, यहां पे 1 साल पुरानी चली है, साल बाद नई ऑपरेशनल हुई है, काम हमारा चलता जा रहा है, पुरानी है नहीं है, हमारा काम प्रोडक्शन चल रही है हमारी। यहां पे आपने 2 साल पुरानी चलाई, 2 साल बाद नई ली, तो ये पुराने का कैश फ्लो है, ये नई के कैश फ्लो आगे। और ऑप्शन नंबर लास्ट, रिप्लेस्ड आफ्टर 3 इयर्स, साल बाद 9,000 का खर्चा करो, 2 साल बाद 12,000 का खर्चा करो, 3 साल बाद 15 - 0 15,000 का खर्चा करो, और 3 साल बाद जब ये बिकेगी फिर नई मशीन लोगे तो उसकी कॉस्ट 4 से परपेचुटी है, 17,625 है। अब आपको करना क्या है, हर ऑप्शन की आपने सॉर्ट ऑफ एनपीवी बना लेनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और ये जो एनपीवी आएगी ना ये आपकी होगी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन फ्रॉम 0 टिल परपेचुटी, ऐसा ही है जी। ये आपकी 4 एनपीवीज बननी है यहां पे, 1 2 3 4, ये चारों आपकी एनपीवीज जो हैं ये क्या हैं, कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन फ्रॉम 0 टिल परपेचुटी। तो भाई जहां पे कॉस्ट कम है सबसे, दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड, ठीक है जी। तो यहां पे इधर मैंने इसको सालाना कॉस्ट में कन्वर्ट किया था क्योंकि ये कॉस्ट थी 1 साल की, ये कॉस्ट थी 2 साल की, ऐसा ही है ना, ये कॉस्ट थी 3 साल की, ये 4 साल की। कंपैरिजन के लिए मैंने सबको ईएसी में कन्वर्ट कर लिया, सालाना कॉस्ट।
तो मैंने EAC में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर किया, भाई यहां पे सबसे कम है, लेकिन यहां पे इन सब का पीरियड बराबर है। यहां पे हर ऑप्शन का पीरियड, हर ऑप्शन मशीन के यूज की कॉस्ट है फॉर द सेम पीरियड, 0 till परपेचुटी। बस फर्क क्या है, यहां पे पहले दिन से ही नई मशीन हमारे पास है, यहां पे 1 साल पुरानी मशीन, साल बाद नई मशीन आ रही है, यहां पे 2 साल पुरानी मशीन, फिर नई मशीन आ रही है, यहां पे 3 साल पुरानी मशीन, फिर नई मशीन आ रही है। मशीन हमारे पास आज से लेकर परपेचुटी तक ऑपरेशनल है, ठीक है। तो जनाब चारों ऑप्शन की कैश फ्लोज बनाओ और कैश फ्लोज की पीवी लो और मुझसे शेयर करो जरा इन चारों ऑप्शन की। ये चारों ऑप्शन आपके सामने मैंने थोड़ी शिक करके 4 तो नहीं हुई, अभी भी 3 हुई है, लेकिन पहली ऑप्शन की बताओ पीवी, ताकि इसको तो गायब करें। ये नॉर्मल परपेचुटी है, डिलेड परपेचुटी आगे आनी शुरू हो जाएंगी। फटाफट पीवी कैलकुलेट करें जरा। देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड करता हूँ, पीवी ऑफ कॉस्ट। ये पीवी ऑफ कॉस्ट आ रही है, ठीक है जी। तो एनपीवी 10% ऑप्शन की कैलकुलेट करें। ऑप्शन नंबर 1 523। बात बनती नजर नहीं आ रही बेटा। बेटा इसका फैक्टर 1 है, चलिए थोड़ी सी और आसानी कर देता हूँ। इसका फैक्टर 1 ओवर परपेचुटी है ना, 10% है। तो बोलो सम करो, मल्टीप्लाई करना है, पीवी आनी है, पीवी का सम करके बताना है ना, दोनों की पीवी लेके दोनों को सम करना है। क्या बातें कर रहे हो? 1,76,000 तो ये बन रहा है, 1,76,000 में से 8,500 माइनस करना क्या बनता है? क्या कर रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, या मैं को गलत फॉलो कर रहा हूँ चीजों को? 167 नेट बोलो ना, हाँ नेट ही बोलो, टोटल करके बोल रहे ना, 7750। आपकी एक स्टेप और कर दूं तो ये 8,500 आ रहा है बच्चों, और ये आ रहा है 176,250, ये नेगेटिव है। इन दोनों को सम करोगे तो ये इसका जवाब है। यही काम आपको आगे करना है, हर आइटम की पीवी लेनी है और उसकी पीवी को सम करके मुझे यहां बताना है। ऑप्शन नंबर 1 167,750। ऑप्शन नंबर 2, मुझे लगता है नींद आ गई है, कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, ऐसा ही होना है। बोलो इसकी पीवी क्या है? ये यकीन नेगेटिव है जी, अभी मैं साइन लगाना भूल गया था। 16226, बिल्कुल जी, टोटल बताएंगे आप मुझे। तीसरे केस फैक्टर बनाता जा रहा हूं मैं साथ आपके, किसी फैक्टर की ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो पूछिएगा। 38 163847। One 611 611। Last one, option with least cost will be selected and this is the option with the least cost, क्योंकि हर ऑप्शन 1 से परपेचुटी तक मशीन को यूज करने की कॉस्ट है। क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन
from 0 till perpetuity, not from 1 till perpetuity. This is the cumulative cost. PV टर्म में कॉस्ट है मशीन को यूज करने की 0 से परपेचुटी तक। तो जिस जगह कॉस्ट सबसे कम है वो ऑप्शन रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं जी वी शुड रिप्लेस द ओल्ड मशीन विद द अबव मशीन आफ्टर 2 years. दिस इज आवर डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है। जी हम सर नहीं कर सकते कि जो ये मशीन है इसको सेपरेटली सॉल्व कर ले और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो देख ले, उसके बाद फिर वो बेटा अब ये मशीन सेपरेट रही नहीं ना। जब सेपरेट थी पार्ट ए में ये सेपरेट थी, पार्ट ए में हमने इसको इंडिपेंडेंटली वैल्यूएट किया, डिसीजन ले लिया, इसका रिप्लेसमेंट साइकिल किया। अब उसका क्वेश्चन है कि पुरानी मशीन से साथ इसको कनेक्ट कर दो और बताओ पुरानी कब निकाल के ये नई लानी है। अब इसको सेपरेट अब देख नहीं सकते, अब आप उसको पुरानी मशीन के साथ जोड़ के देखना है। पुरानी मशीन है वो कोई और मशीन थी और पुरानी मशीन इस वक्त जो हम यूज कर रहे हैं ये हमने नई मशीन लेके आनी है। आपने शायद पार्ट बी पढ़ा नहीं, पार्ट बी दोबारा पढ़िए। नाउ सपोज द अबव मशीनरी हैज टू रिप्लेस अनदर मशीन विच हैज 3 years लाइफ लेफ्ट। ये जो ऊपर मशीन हमने फैसला किया कि जी 3 साल बाद उसका रिप्लेसमेंट साइकिल होगा, उस मशीन ने हमारी फैक्ट्री में एक पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है जिसकी अभी 3 साल लाइफ रहती है। और वो मशीन जो पुरानी वाली है वो हम 2 साल के बाद रिप्लेस करेंगे और फिर 3 साल वाला साइकिल चलेगा। बिल्कुल, हम पुरानी मशीन 2 साल बाद बाहर करेंगे और नई मशीन पहली डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद वो नई मशीन का साइकिल तो 3 साल का है, वो हम पहले फैसला कर चुके हैं। पुरानी वाली मशीन है अब उसका सेपरेटली साइकिल निकाले। उसका हमें साइकिल निकालना ही नहीं है बेटा, वो तो डिस्पोज ऑफ होनी है। साइकिल तो हम उस एसेट का निकालते हैं जो हमने अभी बाय करना हो। मतलब हमने पुरानी मशीन बेच के नई लेनी है और फिर नई लेके उसका फॉर एवर यूज करना है। फॉर एवर वाली assumption याद है ना। तो अब हम आज से ही फॉर एवर यूज करें नई मशीन तो क्या है, अगर हम साल बाद नई मशीन फॉर एवर यूज करें, 1 साल पुरानी से गुजार लें तो कहानी क्या है। 2 साल पुरानी से गुजारें और फिर नई मशीन इस्तेमाल करें, 3 साल पुरानी से गुजारें फिर नई इस्तेमाल करें। इन आइदर केस वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ यूजिंग 0 till perpetuity। ठीक है, और हमने देखा कि भाई 0 till perpetuity करंट मशीन ओल्ड वर्सेस न्यू मशीन को कंबाइन करें कॉम्बिनेशन में, तो विच कॉम्बिनेशन इज गिविंग अस द लीस्ट कॉस्ट, दिस वन। ओल्ड प्लस न्यू के कॉम्बिनेशन से हम ये टेनोर कवर कर रहे हैं ना, ओल्ड प्लस न्यू के कॉम्बिनेशन से हम ये टेनोर कवर कर रहे हैं। जिस कॉम्बिनेशन पे ये टेनोर हमें लीस्ट कॉस्ट दे रहा है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अभी हमारा दूसरा एस्पेक्ट रहता है इन्वॉल्विंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो भी रहता है, तो उस पर इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे और फिर उसके साथ ही हम अगले टॉपिक पे भी मूव कर जाएंगे जो कि हमारा डिसीजन अंडर कैपिटल राशनिंग है। तो सेकंड फर्दर जो मैं एस्पेक्ट कह रहा था, 4 एस्पेक्ट हैं, उनमें से पहला कल क्लोज होगा और दूसरा कल इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमने जो अपनी डिस्कशन क्लोज की है वो यहाँ पे है जी। हमने ये 41, 42 एंड 43 आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह कल हम विद इन्फ्लेशन सिनेरियो पे बात शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।